बट साइकिल कैसा है, साइकिल आपका ह्यूमन बॉडी पुश करके चला रहा है। राइट। अगर एमटीबी में देखें तो सस्पेंशन सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक Right. सर्जरी की तरह है वो, क्योंकि पूरा सस्पेंशन खोलना हाइड्रोलिक वाला, वापस उसको रिबिल्ड करना लंबा प्रोसेस भी है, लंबा खर्चा भी है। Okay. इसलिए हम एक जनरली बोलते हैं कि आप 3000 पे सर्विस कर लो। Okay. अगर आप करेक्ट वे में चला रहे हैं ना सर साइकिलिंग, तो कार्बन एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह, सो जनरली एक ना कन्फ्यूजन है कि रिम ब्रेक्स अच्छे हैं कि डिस्क ब्रेक्स अच्छे हैं। हफ्ते में एक बार एम चेक करेंगे ना, तो बाइक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम घर पे सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन यही है कि ड्राई लूप क्या है, वेट लूप क्या है, करना कब है। तो आप ऊपर से वॉश कर सकते हो, बट साइड से वॉश मत करिए। ओके। और प्रेशर वॉश अगर आप करते हैं तो चेन क्लीन हो जाएगा आपका जगह पे। तो ये जो फास्ट ट्यून अप करना है, तो इसको कैसे हैंडल करते हो आप लोग? कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फ़ोन किया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ओह, ये बहुत कम हुआ है, सही है। शायद ही कभी। सही है। Good evening. Welcome to the Speaking Wheel show. So today we have with us a mechanic or a cycle doctor, I would say. I have interacted with him on for my cycles. Basically, the idea for today's interaction is to understand how integral cycle maintenance is all about. Be it any cycling part that you want to take. Basically, what I mean by cycling part is road cycling or endurance cycling or cycling races. Anything and everything that involves a cycle needs a back end team which is very strong, who can manage the cycle, who can maintain the cycle, and efficiently keep your cycle running for a longer time. Also, you as a cyclist need to understand how frequently you need to service your cycle or what exactly is a cycling service all about. So today, Narendra Gupta, owner of NASA Bike Tech, is with us. He has got two outlets in Pune. One is in Vanodi, one is in Balewadi, and he also has a support for a lot of events like the Bergman and the Sahyadri Classic. I think that also he was the main bike fitting and bike maintenance person. So we talked to him today about how to maintain your cycle, how regularly to maintain your cycle, what are the basic fundamentals of maintaining a cycle, what is meant by dry lube, wet lube, and a lot of other stuff, which I'm sure will help everybody who cycles to keep their cycles better. So welcome Narendra. और जैसे अपनी बात हुई है, काफ़ी दिन से अपना चल रहा था कब मिलेंगे. सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यू आर वन ऑफ द बेस्ट. सो मैंने आपको जैसे इंट्रोड्यूस किया कि बाइक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, तो आज अपन मेनली बात करने वाले हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली साइकिल मेंटेन करनी चाहिए. साइकिल मेंटेनेंस मतलब क्या, ब्रेक की डिफरेंस और कुछ टेक्निकल बातें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग मुझे थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंड जानना है आपका, क्योंकि you don't belong to Maharashtra, but now you are a Maharashtrian. So पुणेकर. wow, even better. So over to you. सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा सर आपकी टीम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और ये सब डिस्कशन करने का टाइम दिया. बैकग्राउंड देखेंगे तो नोएडा से हूँ एक्चुअली, और पुणे आने का जो रास्ता था तो वो एक ड्रीम की तरह काम किया है सर मेरे लिए. 2008 में मेरिडा बाइक्स में था. ओके. तो उस टाइम पर एक पर्सन थे जिनको मैं बहुत फॉलो करता था, जो टाइम टू टाइम जाइंट का एडवर्टाइज़ करते थे, कमिंग सून इन इंडिया. तो वो टाइम पर एक ड्रीम था कि जब भी जाइंट इंडिया में आएगा, कहीं भी आए, किसी भी सिटी में आए, तो मुझे वहाँ पर काम करना है. तो ये ड्रीम था 2008 में, और वो पूरा हुआ 2013 में. और पूरा भी ऐसे हुआ कि मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया उसमें, जस्ट मैं फॉलो करता था, लाइक करता था, उतना ही था. बट मेरे ही कुछ कलीग्स थे जो उनके साथ कनेक्ट थे और उनको एक अच्छे टेक्नीशियन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया. हमारा सिर्फ कॉल पर 1-2 मिनट बात हुआ और मैं पुणे आ गया सर. और जाइंट में पहला जो स्टोर खुला, वहाँ पर हेड टेक्नीशियन का मेरा
वहाँ पर पोस्ट दिया गया मुझे, करेक्ट। और उनके साथ मैंने करीबन 7 साल काम किया कंटिन्यू अच्छा, स्टार्क एंड जाइंट में। ये शॉप जो था वो अपना संगम ब्रिज के इधर जो था, सेम स्टोर, पहला स्टोर वही था उनका। बाद में पुणे में और भी 2 स्टोर खुले, ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पे स्टोर खुले, बट सब धीरे धीरे बंद हुए। ओके। बट ये वाला स्टोर काफ़ी टाइम तक चला, और जब तक था स्टोर तब तक मैं वहाँ पर था। जब स्टोर बंद हुआ तो मैंने फिर नासा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, ओके। और नासा स्पोर्ट्स भी मैंने सेल्स में ज्वाइन किया, क्योंकि नासा स्पोर्ट्स में सिर्फ एक्सेसरीज और पार्ट्स थे, उनके कुछ सर्विस सेंटर्स नहीं थे। तो सेल के लिए मुझे हर सिटी में जाना पड़ता था। बैग लो, एक अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रखो उसमें, एक रिटेलर के पास जाओ, उनको सब वो चीज़ दिखाओ और उनको बेचो। बट मैं जहाँ भी स्टोर पे जाता था ना, मेरा जो फीलिंग था वो सर्विस सेंटर की तरफ ही लेके जाता था मेरे को। तो मैं वहाँ पर जाता था, उनको पूछता था टेक्नीशियन जो थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्या। बोले नहीं, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, सब ठीक है। तो वो जो टच था ना टूल्स के साथ में, वो जॉब चेंज करने के बाद भी हटा नहीं था मेरा। और 7 साल, मतलब ऐसे बोलेंगे कि अगर 7 साल मैंने किसी पेड़ को पानी डाला था, उसका जो फल मिला मुझे वो 8-9 साल बाद मिला सर। कि जब ये सेल्स का काम चालू था तो मुझे 1-2 लोगों के कॉल्स आए जो स्टार्क इन में सर्विस कराते थे कि हमको सर्विस चाहिए। तो सर्विस चाहिए, बट मेरे पास ना टूल्स थे ना सेटअप था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही घर पे जाके 1-2 लोगों की सर्विस भी की थी। अच्छा। बट वो अंदर से फीलिंग नहीं आई थी कि सेटिस्फाइड मैं ही नहीं हुआ था कि अच्छा नहीं हुआ है, बाकी सब ठीक है बट क्लीनिंग अच्छा नहीं हुआ है। तो एक छोटा सा स्टोर मुंडरी में ही फर्स्ट फ्लोर पे कुछ टूल्स लेके हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। और वो फिर जो एक कनेक्शन से 2 हुए, 2 से 4 हुए, और उससे बढ़ते ही आ रहे हैं। और वो सब मिलके आज मतलब यहाँ पर आए वही बताने के लिए। वेरी गुड। मेरी पहली इंटरेक्शन हुई है तो डॉक्टर पोंगशे, आदित्य पोंगशे, अपने पुणे के वन ऑफ द लीडिंग साइकिलिस्ट, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, एंड देन वी नो हिम क्वाइट वेल। सो आपने कोई टेक्निकल इसका ट्रेनिंग लिया था और फिर ये चालू किया कि कैसे हुआ वो भी? सबसे पहला जो ट्रेनिंग हुआ था सर 2000 में हुआ था, मेरा ईयर 2000। ओके। मैंने साइकिल का काम सीखना स्टार्ट किया 1998 में। ओह, तो उस टाइम पर साइकिल एक ट्रांसपोर्ट का जरिया थी। करेक्ट। तब की साइकिल और अब की मॉडर्न परफॉर्मेंस मशीन, बहुत डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। तो वो टाइम पर TI साइकिल ऑफ इंडिया, जो हरकुलिस और BSA साइकिल्स आती हैं, उनका हेडक्वार्टर कंपनी है चेन्नई में। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम गियर वाला साइकिल निकाला था, हरकुलिस टॉप गियर। उसमें फर्स्ट टाइम शिमानो के गियर्स आए थे, जो इंडिया में किसी को मालूम नहीं था कि कैसे हमको बनाना है या फिर क्या करना है। तो फर्स्ट ट्रेनिंग जो हुआ वो 2000 में चेन्नई में हुआ था। 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। पूरा बाइक असेंबल करना है, आपको जोड़ना है, बार बार रिपीट करना है जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते उसमें। ओके। 7 डेज वही चलता था। वो 2000 में हुआ। उसके बाद 1-2 साल काम किया मैंने। उसके बाद मेरा साइकिल से थोड़ा सा मन हट गया था, मैं कोरियर कंपनी में काम करने लगा था। ओके। मेरे भाई के साथ में। तो इनके साथ करते करते एक बार मैं, एक फायरफॉक्स का स्टोर था, वहाँ पर कोरियर देने के लिए पहुँचा। वहाँ पर जो टेक्नीशियन था वो मेरी पहचान का निकला। उसने मुझे बताया कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ी साइकिल की कंपनी आ रही है, तुम वहाँ पर ट्राई करो। वो मेरीडा बाइक्स था मतलब। तो मैं वहाँ पर गया, इंटरव्यू हुआ मेरा, इंटरव्यू में पास भी हुआ। मेरीडा में 4 ईयर काम किया, जहाँ पर सिर्फ मेरीडा की तरफ से सिर्फ एक बार ट्रेनिंग मिला था मुझे। ओके। वो भी इंडिया में ही मिला था, बेसिक ट्रेनिंग। बट जब जाइंट ज्वाइन किया मैंने, तो जाइंट ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे जाइंट की तरफ से ट्रेनिंग दिलाया सर। मेरा 2017 में ताइवान में ट्रेनिंग हुआ था जाइंट की फैक्ट्री में। कई सारे अलग अलग पार्ट्स पे दिया था उन्होंने। दैट 2017 में ही बाइक फिटिंग के ऊपर ट्रेनिंग हुआ था सिंगापुर में। शिमानो का बाइक फिटिंग सिस्टम आता है, जो आपने संगम ब्रिज पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे देखा हो, वो सेम। एंड सस्पेंशन जो अपनी बाइक्स में होता है, MTV बाइक्स में, तो फॉक्स सस्पेंशन का एक ट्रेनिंग हुआ है। अच्छा। प्रोफेशनली अगर देखें तो ये 3 ही ट्रेनिंग हुआ है, 3 से 4। बाकी सब सीखते सीखते सीख गए। कुछ नहीं आया तो ऑनलाइन कुछ पढ़ लिया या फिर देख लिया, उससे थोड़ा सा लगा के बना लिया उसको। और अभी तो ऐसा है कि मतलब हम कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते भी हैं। वाह, वेरी गुड। लेते लेते फिर देना भी स्टार्ट किया है। और अभी ये कुछ दिनों बाद, मतलब अभी तो हम टेक्निकल चीज़ें मतलब कैसे मेंटेन रख सकते हो आप, बट एक चीज़ बताना कि आप हैंडल बार ऐसे चेक करो या फिर ब्रेक ऐसे सेट करो, एक ऐसे बताना और एक फिजिकल बताना, बहुत डिफरेंस है। तो आने वाले टाइम में हम वो लोग वर्कशॉप क्लासेस भी देने वाले हैं, तो वो थोड़ा और हेल्पफुल होगा। बढ़िया। तो बेसिकली ट्रेनिंग, हाँ,
जायंट, फॉक्स एंड शिमानो, नाइस, ये तीन ही हुआ है। जबरदस्त। सो आज का अपना जो टॉपिक है बाइक मेंटेनेंस। सो बेसिकली जब हम भी साइकिलिंग नए नए चालू किए तभी वी हैड नो आइडिया कि सर्विसिंग करना कब चाहिए। लाइक जब कार या बाइक कोई लेता है तो एक ब्रोशर मिल जाता है कि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करो, 5,000 के बाद करो, जी। फिर ये सर्विसिंग में ऑयल चेंज कराओ, एंड प्रीटी मच स्टैंडर्ड। फिर आप Right. शोरूम में जाते हो या सर्विस सेंटर जाते हो, फिर वो आपका गाड़ी चेक करते हो और बोलते हैं ये एडिशनल लगेगा। बिल्कुल तो वो तो हर कोई करता है। जी। ऐसा साइकिलिंग में भी है क्या कि आफ्टर एवरी लेटस से 1,000 किलोमीटर्स और 1,500 किलोमीटर्स एक पूरी स्ट्रिप डाउन सर्विसिंग करनी है, या 2 महीने में एक बार साइकिलिंग आपकी साइकिल सर्विस करानी है, या फिर MTB और रोड साइकिलिंग का जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विसिंग है उसमें डिफरेंस है? ऐसा क्या होता है? एक जनरलाइज्ड आप चालू करो पहले। देखिए, गाड़ियों की तरह तो नहीं होता है साइकिल का अच्छा। service। क्योंकि गाड़ियों में क्या है, गाड़ियाँ आप नहीं चलाते हो, मशीन खुद चलाती है, आप सिर्फ गियर बदल रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो। बट साइकिल कैसा है, साइकिल आपका ह्यूमन बॉडी पुश करके चला रहा है। राइट। तो नॉर्मली अगर सर्विस की बात करें कितने टाइम पर होनी चाहिए, तो एक परफेक्ट नंबर्स नहीं है सर। Okay. कि आप इतने किलोमीटर पे कराओ तो आपको कराना ही है, ओके क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके यूसेस के ऊपर, ओके आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर, ओके आपके टेरेन के ऊपर और आपके वेदर के ऊपर। करेक्ट ये चारों चीज़ें मतलब एक साथ जोड़ें अगर करेक्ट। आप अगर डेली एग्जांपल के अगर बोलूँ कि डेली आप बॉबदेव घाट चढ़ो हाँ, तो आपकी चेन शायद 10 दिन में बदलना पड़ेगा उतना, क्योंकि जितना स्ट्रेच होगा प्रेशर आएगा। उतना जल्दी वो वॉर्न आउट होगी। राइट। बट अगर आप डेली फ्लैट राइड कर रहे हो, आप कैडेंस मेंटेन कर रहे हो, आप ल्यूब प्रॉपरली चेन को ल्यूब किया हुआ है, आपका पार्ट्स क्लीन है और आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे हो, तो वही चेन आपका 3 से 4 गुना ज़्यादा चलेगा सर, जो 10 दिन में बॉबदेव चढ़ने पर ख़राब हो रही है। और यहाँ अगर करेक्ट वे में चलाएंगे प्रॉपर तो 3 से 4 गुना ज़्यादा, मतलब एक तरफ 1,000 किलोमीटर पे ख़त्म हो गई, वो 5,000 किलोमीटर भी चल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। डिफरेंस रोड बाइक और माउंटेन बाइक का सर्विसिंग का, तो काफ़ी सारी चीज़ें माउंटेन बाइक में ज़्यादा हैं। लाइक रोड बाइक में सस्पेंशन सर्विस नहीं करना पड़ता हमको, जो कि अगर MTB में देखें तो सस्पेंशन सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सर्जरी की तरह है वो, क्योंकि पूरा सस्पेंशन खोलना हाइड्रोलिक वाला, वापस उसको रिबिल्ड करना लंबा प्रोसेस भी है, लंबा खर्चा भी है, बट ज़रूरी है। तो रोड बाइक्स और माउंटेन बाइक्स, दूसरा चीज़ है माउंटेन बाइक में पीछे जो सस्पेंशन होता है उसमें बहुत सारे बेयरिंग्स होते हैं, बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं, उनको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जो रोड बाइक में है ही नहीं। तो रोड बाइक वर्सेस माउंटेन बाइक में डिफरेंस बहुत है। ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है सर। ओके। हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 3,000 किलोमीटर पर फुल सर्विस करें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइडर्स उतना अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ओके। वो जस्ट डेली राइड कर रहे हैं, ल्यूब डाल रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ल्यूब डाल रहे हैं, बट क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कैडल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी चला रहे हैं तो 3,000 किलोमीटर के आसपास चेन चल जाती है। ओके। इसलिए हम एक जनरली बोलते हैं कि आप 3,000 पे सर्विस कर लो। ओके। बट अगर आप घर पर ही एक 5 to 10 मिनट्स देकर अगर मेंटेन करना स्टार्ट करें तो वही पार्ट्स की लाइफ 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हो। ओके। कॉस्टिंग भी रोड बाइक सर्विस का कम है, MTB बाइक सर्विस का ज़्यादा है, ओके। कि इंक्लूडिंग सस्पेंशन है, लिंकेज है, बेरिंग्स हैं, रियर शॉक्स है, तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी थोड़ा सा डिफरेंस है काफ़ी। अच्छा। जी। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि रोड बाइक थोड़ा डेलिकेट रहता है या फिर हायर एंड ऑफ स्पेसिफिकेशन रहते हैं। MTB इज मेंट फॉर वेयर एंड टेयर काइंड ऑफ अ राइडिंग, तो MTB का मेंटेनेंस कम होगा और रोड बाइक का ज़्यादा है। बट आप बोल रहे हैं कंपोनेंट ज़्यादा है MTB सस्पेंशन एक्स्ट्रा है, मतलब सस्पेंशन आप अगर हमारा मोस्टली जो फोकस है ना सर वो सस्पेंशन के ऊपर ज़्यादा है। ओके। क्योंकि ट्रेनिंग लिया मैंने फॉक्स से, ओके। स्टारकिन के थ्रू फॉक्स इंडिया में आया, प्रोडक्ट्स बिके, अभी भी लोग ले रहे हैं, बट स्टारकिन बंद होने के बाद सिर्फ हम लोग ही थे जिन्होंने सस्पेंशन की सर्विस का लेके रखा है पूरा जिम्मा इंडिया का। ओके। मतलब पूरे इंडिया से आते हैं लोग, बाइक से स्पॉट निकालते हैं, कुरियर करते हैं, भेजते हैं, हम लोग रिपेयर करके वापस उनको सेंड करते हैं। तो वो सस्पेंशन सर्विस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है सर। ओके। अगर आप फॉक्स का एक हाई एंड सस्पेंशन देखेंगे तो अराउंड 1.5 लाख रुपए का सिर्फ एक सस्पेंशन है, उसका सर्विस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10% है ओह अच्छा। हर बार का, मतलब एवरी
कुछ लोग घंटों के हिसाब से सर्विस कराते हैं सस्पेंशन का, कुछ लोग मंथ के हिसाब से कराते हैं। अच्छा। But फिर भी आप एक अगर 1 ईयर पकड़ो तो 10 से 15 हज़ार रुपये का सर्विस कॉस्ट एक सस्पेंशन का होता है। ओ, तो उतना डिफरेंस है उसमें। और कार्बन बाइक्स जैसा आपने बोला कि थोड़ा सा डेलिकेटेड है, हाँ, अगर आप करेक्ट वे में चला रहे हैं ना सर साइकिलिंग, तो कार्बन एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओ, कैसे कि आप फॉर एग्जांपल क्लाइंब कर रहे हो, आप खड़े होकर साइकिलिंग करते हो, तो जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा, आगे का जो हेड है, जब आप प्रेशर डालेंगे ना हैंडल बार पे और पैडल्स पे, तो एक फ्लेक्स आता है। वो फ्लेक्स आपकी स्पीड को कम करता है। वो एल्यूमिनियम में आता है, क्रमोली में आता है, स्टील में आता है, कार्बन में वो बहुत कम आता है। ओके, इसीलिए कार्बन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। ओ, बट साइड से कुछ टैप हुआ या कुछ लगा तो वो ब्रेक हो सकता है। तो सिर्फ साइड से हमको केयर करना है उसका। अच्छा, बाकी आप कैसे भी रास्ते पे भी चला सकते हो, बिकॉज ग्रेवल बाइक्स में कार्बन है, करेक्ट, एमटीबी बाइक्स में कार्बन है, करेक्ट, इवन जो डाउनहिल कैटेगरी होती है उसमें भी कार्बन फ्रेम यूज़ करते हैं। करेक्ट, तो ऐसा मतलब बहुत संभाल के रखना है, वैसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए, टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहिए। कभी कभी होता है कि कहीं साइकिल गिरी या फिर कुछ हुआ तो क्रैक्स आता है, हाँ, दिखता नहीं है सर वो क्रैक, राइट, कार्बन है। तो थोड़ी सी केयरफुली रखना, केयरफुली एज एन जब आप रख रहे हो साइकिल कहीं पार्क कर रहे हो या फिर कहीं अनलोड कर रहे हो, लोडिंग कर रहे हो, उस टाइम पर केयरफुली रहिए। चलाने के टाइम पे कुछ दिक्कत नहीं ओ, है। अच्छा, हम लोग जनरली ना ऐसा एक स्टैंडर्डाइज चेक हम लोग के एटलीस्ट हम लोग के ग्रुप के लिए बोलते हैं कि ABCQ चेक. सो A is for air pressure, B is for brakes, C is for chain and Q is for that quick releasing. So अपन अगर इसको ब्रेकअप करें तो फर्स्ट टॉपिक इज एयर. सो एयर प्रेशर कितना क्रूशल है, क्योंकि काफ़ी बिगिनर साइकिलिस्ट मतलब अगेन मैं हम लोग के ही ग्रुप का एग्जांपल देता हूँ. जब भी स्टार्ट करे लोग तभी फर्स्ट टाइम लोगों को पता नहीं रहता है, तो हवा कम होती है या फिर पंक्चर होता है, या काफ़ी लोगों को एक ऐसा मिथ रहता था कि पतले टायर से तो पंक्चर हो जाएगी, तो इसके लिए हम लोग MTB साइकिल ले रहे हैं. राइट। तो ये काफ़ी सारे ना मिथ्स है अराउंड द एयर प्रेशर एयर प्रेशर. तो उसको आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें. देखिए, सबसे सिंपल अगर बोलूँ ना सर एयर प्रेशर का, वैसे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है एयर प्रेशर को अच्छा. लेके। आप कितने भी लोगों को पूछेंगे कि कितना रखना है, तो अगर आप 10 लोगों को पूछ रहे हैं तो 9 लोगों के आंसर्स गलत होंगे, अलग अलग होंगे। या फिर ओके, कि अगर समझिए एक टायर है जिसका PSI मिनिमम 73 है और मैक्सिमम 110 है। राइट. एग्जाम्पल और ये साइकिल के टायर पे लिखा होता है. मेंशन किया होता है कि आप इससे कम मत रखिए और इससे राइट. ज़्यादा मत जाइए। तो सबसे बेटर ये रहता है कि जितना मिनिमम प्रेशर है और जितना हायर प्रेशर है, हाँ. +10 -15, ये एक फार्मूला यूज़ करके हम लोग Okay. कर सकते हैं हवा। ओके, अगर 73 है तो मुझे लगता है मुझे 85 हवा रखना चाहिए, ओके, +10 या फिर +12 हो गया। अगर 110 है तो उसको -15 किया तो अराउंड वो 85 या फिर 90 के आसपास आ जाता है। ओके, तो ये एक सिंपल फार्मूला है जो आप डेली यूज़, और किसी भी टायर में MTB हो या फिर रोड हो ओके, या ग्रेवल टायर हो, एक तो सबसे बेटर ये है, आपका अगर 73 से 110 है तो आप उसके बीच का पॉइंट पकड़ो, ओके, वो सबसे बेस्ट तरीका है। उसके अलावा भी और तरीके हैं सर, लाइक आजकल कैलकुलेशन आ गया है कि आपकी वेट के हिसाब से आप उतना एयर प्रेशर भरो। बट क्या है ना, वो कैलकुलेशन जो है वो फिजिकल नहीं है, मतलब वो बताया हुआ है आपको, और वहाँ पर टायर साइज भी आप डालोगे तो टायर का साइज लेगा वो, बट टायर का ब्रांड नहीं लेगा वो, अच्छा, कि कौन से कंपनी का टायर है, वो राल्सन है या फिर बॉन्ट्रेजर है या फिर कॉन्टिनेंटल है, अच्छा, क्योंकि उसके हिसाब से टायर का प्रेशर का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग होता है टायर के ब्रांड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल राल्सन टायर है, हाँ, बहुत हैवी थिकनेस होता है उसका रबर। अच्छा, उसी जगह पे अगर मैं कॉन्टिनेंटल लेता हूँ, हाँ. उसका साइड वॉल एकदम थिन होता है। ओ, तो अगर मैं सिर्फ साइज़ देख के हवा भर दूंगा तो शायद परफेक्ट नहीं होगी। हवा अगर बहुत कम है तो पिंच फ्लैट हो जाएगा आपका टायर, Right. कहीं भी गया। राइट, हवा अगर बहुत ज़्यादा है तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आपको फील होंगे, रोड बाइक पे भी, MTB बाइक्स पे भी, एंड स्लिप होने का खतरा भी ज़्यादा होता है जब एयर प्रेशर ज़्यादा होता है सर। राइट, तो मुझे तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, बेस्ट थंब रूल यही है कि जितना मिनिमम और मैक्सिमम है उसके बीच में आप रखो, ओ, या फिर आप जब
आपके पास गेज नहीं है, अगर आपने कहीं तो हवा भरी, आपकी रोड बाइक है, तो वो जो आप दबा के देखेंगे ना, तो 2 से 3 आपके हाथ से दबना चाहिए टायर, दबना चाहिए। वो ठीक है। अगर वो एकदम रॉक सॉलिड है तो वो परफेक्ट नहीं है। ओ या फिर कुछ लोग 110 है तो 110 ही भरते हैं, बट जब आप 110 को 40 की स्पीड पे 20 किलोमीटर चलाएंगे तो वही 110 120 हो जाता है राइट हीट की वजह से, राइट तो वो फटने का भी डर रहता है। राइट। तो बीच में रखिए, वो ज़्यादा बेस्ट है एयर प्रेशर के लिए। अच्छा, सो ये जेनेरिक किसी भी किसी भी साइकिल के साइकिल के लिए। टायर के लिए, किसी भी मॉडल का हो, ट्यूबलेस हो, रोड हो, एमटीबी, हाइब्रिड, कोई भी। ओ ये बिकॉज कंपनी ने उसी हिसाब से दिया है सर कि आप इससे नीचे मत जाओ, इससे ऊपर मत जाओ, राइट। इसके बीच में आप चलाओगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। लाइक जैसे बाइक फिट होता है, हाँ आप एक साइकिल चूज़ करते हो, हाँ वो साइकिल का रेंज 155 से 165 तक चलेगा। हाँ। तो अगर हमारी हाइट जो है वो 160 है, तो हम उस साइकिल को लेंगे, बीच में आ रहे हैं क्योंकि हम। राइट। बट अगर आपकी हाइट उसके लास्ट में जा रही है, 164 तक जा रही है, तो आप नहीं खरीदोगे उसको। या उससे नीचे आ रही है 155 से, आप वहाँ भी नहीं जाओगे। आप जो बीच में साइज़ होगा ना साइकिल का, वही लोगे। तो वही एयर प्रेशर भी वैसे ही लगता है, नाइस वो सबसे बेस्ट है मुझे। नाइस। सो अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द ABCQ इज ब्रेक्स। सो जनरली एक ना कंफ्यूजन है कि रिम ब्रेक्स अच्छे हैं कि डिस्क ब्रेक्स अच्छे हैं। अभी डिस्क ब्रेक्स में भी हाइड्रोलिक है एंड नॉन हाइड्रोलिक है, तो उसको या सो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे साइकिल में अभी डिस्क ब्रेक्स है, बट मुझे पता नहीं चल रहा है रिम ब्रेक्स में क्या होता है। मुझे दिख रहा है कि रबर घिस रहा है, अभी उसका ब्रेकिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। मुझे डिस्क ब्रेक में समझ नहीं आ रहा है, तो उसका भी कोई स्टैंडर्ड है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि अभी टाइम आ गया है। या अनदर क्या बोलते हैं, वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट पीपल हैव इज कि मैंने साइकिलिंग सर्विसिंग को दी और मैकेनिक बोल रहा है कि ब्रेक्स ओवन आउट हो गए। ट्रस्ट कैसे करूँ मैं कि सच्ची में ओवन आउट हुआ है क्या? बिकॉज ब्रेक्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं मेरे, बट द मैकेनिक सेज कि नहीं आपको चेंज करना है। सो ऐसे कोई ट्रिक्स या टिप्स है क्या टू अंडरस्टैंड कि नहीं दिस इज द टाइम? या लाइक यू सेड कि 5000 किलोमीटर्स हो गए या 3000 किलोमीटर्स हो गए, अभी तो डिस्क चेंज करने ही करने। तो ये ब्रेक्स का कुछ आप बताइए। ब्रेक्स का किलोमीटर पे तो कुछ डिपेंड नहीं है, ऑफ कोर्स। बिकॉज सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि जैसा आप क्लाइम कर रहे हो, चेंज जा रही है, आप डाउन ज़्यादा कर रहे हो, ब्रेक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो ब्रेक पैड भी करेक्ट टाइम से पहले घिस सकता है। आप रेनिंग सीजन में ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हो, तो रेत के साथ, मिट्टी के साथ जो पानी आता है, उससे भी ब्रेक पैड जल्दी वॉर्न आउट होता है। आप जब ब्रेक दबाते हो, फॉर एग्जांपल आप अभी ब्रेक पैड चेंज करके लाए, आप जब ब्रेक दबाते हो तो वो 4 से 5 ही दबता है और आपका साइकिल रुकता है। जैसे जैसे ब्रेक पैड्स वॉर्न आउट होते जाते हैं ना, वैसे वैसे इसका प्ले बढ़ता जाता है सर। अच्छा, तो आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखते हैं, आपको लगा कि ब्रेक थोड़ा थोड़ा लूज होता जा रहा है, ओके। क्योंकि ये हाइड्रोलिक का बोल रहा हूँ मैं। हाइड्रोलिक में एडजस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं कुछ केबल खींच के ब्रेक को टाइट कर दूँ। राइट उसमें तो वही है कि या तो ऑयल भरो या फिर डिस्क ब्रेक चेंज करो। राइट। तो इसका फीलिंग जैसे जैसे आपका कम होता जा रहा है, हैंडल बार की तरफ आपका लीवर ज़्यादा जा रहा है, मतलब आपका ब्रेक पैड का लाइफ धीरे धीरे जा रहा है। या फिर अगर आप व्हील निकाल सकते हो साइकिल का, फ्रंट या फिर रियर, फ्रंट भी निकाल लिया, तो ब्रेक पैड आपको दिखता है वहाँ पे कैलिपर में। ओके। तो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होगा, आप वो विजिटिंग कार्ड को ब्रेक पैड के साइड में रखो। अगर वो मैच हो रहा है ब्रेक विजिटिंग कार्ड से, मतलब वॉर्न आउट है। अच्छा। बट अगर वो टच होने के बाद भी आपको 2-3 दिख रहा है, तो और 1000-1500 किलोमीटर का लाइफ है उसके अंदर। अच्छा। जनरली ऐसा कुछ ये सिस्टम नहीं है कि हमको पता चले ऊपर से कि ब्रेक पैड गया। राइट। या स्क्वीकिंग साउंड आता है ब्रेक में बहुत ज़्यादा, आप जब रोकते हो बहुत ज़्यादा स्क्वीकिंग साउंड आता है। बट स्क्वीकिंग साउंड वॉर्न आउट की वजह से भी आता है, और कुछ अगर डिस्क ब्रेक के ऊपर कंटेंट आया है, ऑयल आया, कुछ ग्रीस आया, कुछ डस्ट है, उसकी वजह से भी आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्क्वीकिंग साउंड को लेकर जाते हैं, प्रॉब्लम है, और लोग डिस्क ब्रेक चेंज करके दे देते हैं, आपके पैड चेंज कर देते हैं, मतलब उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो वो आप वो घर पे भी क्लीन कर सकते हो। ओके। बहुत छोटी सी एक बॉटल आती है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 95% रहता है। आप रोटर्स के ऊपर स्प्रे करो, एक प्लेन पेपर ले लो या फिर टिश्यू पेपर, उससे रोटर्स को क्लीन करो, ड्राई होने दो एंड राइड करो, वो निकल जाती है वाश नॉर्मली। तो वो चीज़ घर पे बहुत सारी चीज़ है सर। आपने जो ABC बोला, हम लोग उसमें एम चेक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो वैसा ही है, सेम थिंग ही है। ओके। हम लोग एम चेक बोलते हैं। अगर हफ्ते में एक बार एम चेक करेंगे ना, तो बाइक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम घर पे सॉल्व हो सकते हैं। तो एम चेक क्या है? एम चेक सेम वही हो गया। तो एम का जो फर्स्ट ये है वो स्टार्ट होता है हब से।
ओके, अच्छा वो साइकिल का है, साइकिल का ओ M check। नाइस। हाँ, तो वो हब से स्टार्ट होता है। तो क्विक रिलीज आपका लूज तो नहीं है। राइट प्री राइड के पहले आप चेक कर सकते हो। राइट अगर थ्रू एक्सल है तो थ्रू एक्सल लूज तो नहीं है, राइट। वो अब एक तो प्री आई राइड पे। थिंक थ्रू थ्रू एक्सेल से एक्सल काफी, ज़्यादा हो गया है, हाँ क्विक रिलीज तो ऑलमोस्ट बंद काइंड है। ऑफ ऑब्सलीट ही हो रहा 10% ही बचा है। इवन न्यू बाइक्स में भी आपको अभी रिम ब्रेक के ऑप्शन बहुत कम है। देखने को राइट। मिलते हैं। तो आपने ये चेक किया थ्रू एक्सल या फिर क्विक रिलीज, साथ में आपने टायर प्रेशर भी चेक कर लिया। आप ऊपर जाएंगे तो आपका स्टीयरिंग सिस्टम आता है, मतलब आपका गर्दन है वो, तो वो साइकिल की। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा स्वेलिंग हो जाता है सर, बहुत दर्द होता है घुमाने के लिए। तो बेरिंग्स में अगर कुछ हुआ तो वही फीलिंग साइकिल को भी आती है। या फिर प्ले है तो आप ऊपर गए, आप फ्रंट ब्रेक दबाइए जोर से, दोनों बार्स पे प्रेशर डालिए, हैंडल बार्स पे, और साइकिल को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करिए फ्रंट ब्रेक दबा के। अगर आपको वहाँ पर कुछ प्ले फील होता है तो उसको टाइट करने की ज़रूरत है। ओके, वहाँ से आप नीचे आएंगे तो बॉटम ब्रैकेट का एरिया आ जाता है सर। करेक्ट। बॉटम ब्रैकेट लूज़ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। पैडल्स स्मूथली वर्क कर रहे हैं क्या, ड्राइव ट्रेन क्लियर है क्या, डस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ऊपर जाएंगे तो सैडल आ जाता है। तो सैडल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत टाइम जब आप रेनी सीजन में साइकिल करते हैं ना, तो जो पानी आता है साइकिल पे, वो पानी के साथ में गंदगी भी जाती है जो सीट पोस्ट में जाती है। आप राइड करके आए, आपने साइकिल खड़ा किया, अच्छी थी आपकी साइकिल, और नेक्स्ट डे आपने जब स्टार्ट किए तो क्लिक 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 साउंड आने लगता है उसमें, वो मोस्टली सैडल का ही होता है। यस, सैडल को निकालिए, लूज़ करके क्लीन करो, वापस लगा दो, वो ख़त्म हो जाता है। बहुत लोग इसके पीछे मतलब परेशान हो जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आवाज आ रही कहाँ है। से आ रही है? और साइकिलिस्ट लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर साइकिल चल रही है ना तो आवाज़ नहीं चाहिए उसमें। सिर्फ Noise आपका free आवाज चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सिर्फ हब की आवाज़ आनी चाहिए, बाकी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका सैडल हो गया। पीछे आएंगे तो पीछे अगेन वो आपका गियर बॉक्स आ गया, पीछे का क्विक रिलीज सिस्टम आ गया, डिस्क ब्रेक सिस्टम आ राइट। गया। तो अगर वीकली इन सब चीज़ों को थोड़ा चेक किया जाए ना सर, मल्टी टूल से ये सारे काम हो जाएंगे ओके, ऑलमोस्ट। और कुछ डिग्रीजर्स, कुछ ऑयल ल्यूब्स वगैरह क्लीनिंग के लिए, उससे आपका मतलब आप जो एवरी मंथ या फिर एवरी 2 मंथ में जो बेसिक सर्विस कराते हैं बाहर, वो घर पे मेंटेन की जा सकती है। और घर पे मेंटेन करने का बेनिफिट ये होगा कि आपके जो पार्ट्स हैं उसका लाइफ 2 से 3 गुना बढ़ रहा है, वाओ, क्योंकि आप उसको गंदे या फिर डर्टी या फिर उसमें नहीं चला रहे हो, क्लीन कर रहे हो आप उसको। तो वो एक ज़रूरी है एम चेक। एम चेक, एम दैट्स अ चेक नाइस ज़रूरी है। न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस टू। हाँ, एवरी राइड के पहले एयर प्रेशर चेक करो, व्हील घुमा के रोटेशन चेक करिए, क्विक रिलीज और क्विक रिलीज या फिर थ्रू एक्सल वो प्रॉपरली टाइट है कि नहीं वो चेक करिए, एंड चेन को ल्यूब है कि नहीं, राइट वो सबसे ज़रूरी है चेक करने Right. के लिए। सो अभी चेन ल्यूब पे अपन आएंगे, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया। जी, सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि ड्राई लूप क्या है, वेट लूप क्या है, करना कब है लूप, मतलब हर राइड के बाद करना है या किलोमीटर्स के बाद करना है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लोगों की फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिलिंग अलग अलग है, सो बहुत कन्फ्यूजन है। और हमेशा ऐसा बोला जाता है विद फ्रॉम एक्सपर्ट्स दैट चेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइकिल। सो उसको जितना मेंटेन करेंगे आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तो मुझे ल्यूब का पता मतलब करना है कि कौन सा ल्यूब वर्क्स व्हेन, वेदर वाइज कैसे चेंज होता है, कितने टाइम में करना चाहिए, कौन सा ल्यूब आइडियल है। अभी वैक्स करके भी कुछ कॉन्सेप्ट आया, तो वैक्स क्या है। काफ़ी लोग पहले तो हम लोग जब भी साइकिल चलाते थे बचपन में, तभी तो वो सिंगर ऑयल मशीन का जो ऑयल मिलता था वो डाल के चला रहे थे, कुछ भी डालते थे। फिर बीच में एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि WD-40 से साफ करो, दैट इज ऑल्सो गुड सिस्टम। फिर देन अभी द अदर एंड इज मकॉफ के हाई एंड ऑयल से, राइट। तो बहुत कंफ्यूजन है उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करें। चेन ल्यूब सर मोस्टली टाइप अगर देखें तो 2 ही टाइप के हैं। ओके, एक ड्राई कंडीशन है हाँ, और एक वेट कंडीशन है। ओके ड्राई कंडीशन बेसिकली सनस्क्रीन है आपकी चेन के लिए। ओके हाँ। ओके और वेट ल्यूब जो है वो रेनकोट है बारिश के लिए। ओके, तो आप अगर ड्राई में चला रहे हैं, आप ड्राई सीजन है अभी का जो सीज़न है, हाँ, आप ड्राई ल्यूब डालोगे, आप हाथ लगाएंगे वो चिप चिप नहीं होता है, बिल्कुल विस्कोसिटी बहुत कम होती है। ओके, मतलब अगर
हमारे इसमें वॉट करके आता है, WT, 5 WT ऑयल, 10 WT ऑयल, 20 WT ऑयल। जितना WT बढ़ता जाता है उतना थिक होता जाता है, ओके जितना कम हो जाएगा उतना पतला होता जाता है। ओके तो जो मशीन ऑयल आता है जिसमें बिल्कुल भी चिप चिप नहीं होती है, वो 2 WT रहता है, 2.5 WT। तो नॉर्मली अगर ड्राई सीजन है तो ड्राई कंडीशन का ल्यूब यूज़ कर सकते हो, वेट कंडीशन है तो वेट कंडीशन का यूज़ करते हो, लेकिन इन दोनों से बेहतर जो है वो है वैक्स। अच्छा मतलब ये क्या होता है, एक तो होता है कि कितना अप्लाई करना है ऑयल, सबसे करेक्ट पहले वो आता है, मतलब कितना किलोमीटर तो बाद में है, करेक्ट कितना डालना है ऑयल। बहुत लोगों को देखा है मैंने, मतलब फुल चेन में ऑयल भरा हुआ है, हाँ उनको लगता है एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ है साइकिल, Yes. बट वैसा नहीं है सर। क्योंकि वो कैसा होता है, देखिए आपने बोला ना चेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ वो हार्ट है सर साइकिल का। हाँ हार्ट का अगर केयर नहीं करेंगे ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, साइकिल जाम हो जाएगी आपकी। तो वही चीज़ है, उसको उतना ऑयल पिलाना ही नहीं है, हर लिंक में एक ही ड्रॉप डालना है। ओके टाइम जाएगा उसमें आपका, बट ये आप अगर रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका चेन का लाइफ, आपके अदर कंपोनेंट्स का लाइफ और स्मूथनेस वो समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली। तो अगर नॉर्मल ल्यूब यूज़ कर रहे हो आप, सबसे पहले चेन को क्लीन करो आप, राइट ओवरनाइट पहले ही करो। शाम Okay. को अगर मॉर्निंग में आपका राइड है तो आज शाम को आप बैठ के क्लीन करो, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे उसमें। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करो कपड़े से अच्छे से, और एक एक ड्रॉप एक एक लिंक में डालिए। हमको चेन के बाहर ऑयल चाहिए ही नहीं, ओके बिल्कुल भी नहीं, ना आउटसाइड ना इनसाइड, ना अप ना फ्रंट, सिर्फ रोलर्स के अंदर चाहिए, क्योंकि वो रोलर से ही रोटेट होते हैं वो चेन के ऊपर। ओके और वही जो ऑयल होता है वो कैसेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा अप्लाई होता है, जिससे कि हमारा राइड स्मूथ होता है ऑयल डालने के बाद में। तो एक एक ल्यूब डालिए, घुमाइए थोड़ा सा पैडल को 2-3 राउंड और छोड़ दीजिए। और जब मॉर्निंग में आप राइड करने जा रहे हैं उससे पहले एक कपड़ा लीजिए, चेन को पकड़िए और एक्स्ट्रा जो ल्यूब आया होगा ओ थोड़ी देर रुक के उसको भी क्लीन करना है। तो ओ वैसे आप करेंगे तो आपका ड्राइव ट्रेन जल्दी गंदा नहीं होगा, और गंदा अगर नहीं होगा तो जो ल्यूब आपने डाला है वो ज़्यादा टाइम तक उसमें रहेगा। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि थोड़ा ज़्यादा ल्यूब गया उतना ही डस्ट उसने कैच किया, डस्ट कैच किया तो आपका एक ही राइड में चेन पूरा ब्लैक हो गया जो आपने साफ़ किया था। करेक्ट हाँ, तो एक्सेस जो ल्यूब है वो नहीं चाहिए उसके ऊपर। और अभी वैक्स का जो है, वैक्स अभी मतलब पुरानी जो चीज़ें थी ना वो वापस आ रही हैं सर साइकिलिंग में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से वैक्स एक है। मतलब वैक्स अगर ड्राई एंड वेट है तो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पे आपको ल्यूब करना ही पड़ता है। ओ ओके अगर आप वैक्स लगा रहे हो तो 400 से 500 किलोमीटर तक अच्छा आप एक बार में इतना चला different सकते हो। कंडीशन यही है कि वैक्स कैसे किया है आपने। आजकल ड्राई लिक्विड वैक्स आते हैं, बॉटल्स आते हैं, घुमाया और चेन में डाल दिया, वो ज़्यादा नहीं चलता है। अगर आप प्योर वैक्स करेंगे, प्योर वैक्स मतलब एक कैंडल्स लिया आपने, उसको पूरा मेल्ट किया, चेन क्लीन किया, उसको उसमें डिप किया और 2 मिनट बाद निकाला, वो पूरा वैक्स अंदर तक जाएगा। एंड आधे 1 घंटे बाद उसको क्लीन करके आपने इंस्टॉल किया, वो ईजिली 400 to 500 किलोमीटर चलता है। ओ उसमें भी वैसा है कि अगर आप थोड़े से स्पेसिफिक ब्रांड्स में जाएंगे जो वैक्स बनाते हैं साइकिलिंग के लिए, उस मकॉफ भी बनाता है, सिल्का बनाता है, कई सारे ब्रांड्स हैं। तो अगर आप बहुत सुपीरियर ब्रांड पे जा रहे हैं तो वो 500 से 600 किलोमीटर भी गया है सर। वाह। मतलब अभी कुछ ल्यूब्स आए हैं जो गारंटी देते हैं कि 600 किलोमीटर तक चलेगा वन टाइम वैक्स किया अगर आपने, अच्छा बट वो डिप करके वाला। अच्छा लिक्विड वैक्स करेंगे तो 300 मैक्सिमम हो गया सर, Okay. उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके ओके तो पता कैसे चलेगा कि ल्यूब करना है कि नहीं करना है? तो आप एक तो देख के सकते हो कि चेन पे बहुत ल्यूब दिख रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है करने की। बट बहुत टाइम होता है कि चेन ड्राई है बट हमको पता नहीं चलता है। तो आप चेन को पकड़ के अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ना सर तो उसमें से आवाज़ आती है, अच्छा कुछ बोलना चाह रही है, कुछ चाहिए उसको, तो उस टाइम पर उसको ल्यूब करिए। अच्छा ओके नाइस वे टू पुट इट। और आपने अभी बीच में मेंशन किया कि चेन क्लीन करनी है, तो जी। कैसे चेन क्लीन करनी है? क्योंकि काफ़ी लोग अभी थोड़ा बहुत साइकिलिंग करके, आप जैसे लोगों से बात करके थोड़ा बहुत हमको समझ आया, तो मोस्टली वीकेंड्स पे एक आधा घंटा हम लोग रखते हैं कि साइकिल साफ करे जी। चेन अच्छे से। सो हम लोग का एक फ्रेंड है, आप भी जानते हैं, सूरज कुरतरकर, तो वो हमको हमेशा बोलता था कि योर चेन शुड शाइन लाइक अ डायमंड। तो ये उसका डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है। तो वो जब तक वैसी दिखती नहीं चेन तब तक अरे यहाँ थोड़ा रह गया, वहाँ थोड़ा रह गया। जी। तो कैसे, व्हाट आर द हैक्स फॉर क्लीनिंग अ चेन? अगर देखिए घर पे आप क्लीन कर रहे हैं, अगर कुछ टूल्स, बेसिक टूल्स ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही टूल है।
अगर आप चेन को निकाल के क्लीन करेंगे तो उससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। ओके साइकिल पर लगे लगे भी क्लीन कर सकते हो, बट कम्प्लीटली क्लीन नहीं होती है Okay. चेन्स। मतलब आप कितना भी घर पे क्लीन करो, अगर साइकिल के ऊपर इंस्टॉल है चेन, आपने डीग्रीजर लिया, ब्रश लिया, पानी लिया, कपड़ा लिया, सब कुछ किया, बट वो स्टिल गंदी रहेगी सर। ओके तो एक चेन प्लायर आता है, Okay. सिंपल सा लॉक रहता है एक चेन में। हाँ आपने साइकिल उल्टा किया, वो पिन प्लायर से पिन को निकाला, हाँ। चेन आपका बाहर आ गया। हाँ लगाना कैसा है, इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, राइट दिख जाएंगे आपको। या फिर आप जब निकाल रहे हो उस टाइम एक वीडियो बना लिया, वैसे ही आपको डालना है बराबर। वापस से। आप जब निकाल के क्लीन करेंगे ना, एक डिग्रीजर बॉटल डब्बे में लिया आपने, उसमें चेन को डिप कर दीजिए। डिप करके उसको शेक करेंगे ना आप, तो जो अंदर डस्ट फंसा रहता है वो बाहर तभी आता है सर। तो वो जब तक निकाल के आप पूरी तरह हिला के ब्रश मार के वॉश नहीं करेंगे ना, तब तक चेन क्लीन नहीं होगा। ओके और वैसा चेन क्लीन अगर आप वीकली एक बार कर रहे हैं तो आपका चेन उतना गंदा भी नहीं होगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। ओके एवरी वीक अगर कर रहे हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको चेन क्लीन Okay. करने के लिए। तो एक तो चेन क्लीन करने के लिए निकाला आपने, सिर्फ चेन क्लीन करके आपने लगा दिया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट क्योंकि कैसेट के ऊपर डस्ट है, क्रैंक सेट के ऊपर डस्ट है, छोटी छोटी पुलीज है उसके ऊपर डस्ट है, राइट उसको भी आपको कपड़े या ब्रश की मदद से क्लीन करना होगा। राइट तो ये पूरे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट्स Correct, लगेंगे आपके। correct. बट ये 40-45 मिनट्स में आपने अराउंड जो बाहर 1000 या 1200 सर्विस चार्ज लगता है वो बच गया आपका। और आप घर पे करोगे ना तो उससे ज़्यादा क्लीन होगा, राइट क्योंकि 1000 में जो सर्विस होती है वो खोल के नहीं होती है, राइट ऊपर से ही पानी मार के। और प्रेशर वॉश बहुत लोग बोलते हैं करो या नहीं करो, अपने मैं इसमें भी अभी था। वही आपको पूछने वाला था। हाँ, तो अगर आप साइकिल खड़ी करके वॉश कर रहे हैं ना सर, स्ट्रेट करिए आप। ऐसे साइकिल है ना, स्ट्रेट वॉश करिए, ओके साइड से वॉश मत करिए। ओके साइड से वॉश करते हैं तो बेरिंग्स के अंदर पानी जा रहा है, बॉटम ब्रैकेट के बेरिंग्स में जा रहा है, आगे के व्हील में भी जा रहा है। ओके वो चला तो गया प्रेशर से, बट वो बाहर नहीं निकलेगा। ओके बाहर निकालने के लिए या तो आपके पास एक एयर गन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग वाला, कि आप हवा मार के सुखा रहे हो पानी को, तो आप ऊपर से वॉश कर सकते हो, बट साइड से वॉश मत करिए। ओके और प्रेशर वॉश अगर आप करते हैं तो चेन क्लीन हो जाएगा आपका जगह पे, बट घर में तो पॉसिबल नहीं है प्रेशर वॉश वगैरह, राइट या तो आप बाहर कराएंगे। तो बेटर तरीका यही है कि आप चेन खोलो, डब्बे में डालो, उसको शेक करो, ब्रश मारो, पानी से धो के साफ़ कर दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ओके लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ज़्यादा चेन खोलने से चेन का लाइफ भी कम हो जाता है, तो इतना फ्रीक्वेंटली खोल सकते हैं चेन? एक जो चेन के ऊपर भी डिपेंड है। कुछ चेन ऐसी है, लाइक श्रैम का जो एक एक्स ईगल चेन आता है, वो चेन ऐसा है जिसका लॉक कंपनी बोलती है कि एक बार रिमूव किया तो आप नया डालिए उसको, हाँ पुराना यूज़ मत करिए। हाँ बट ऐसा कंपलसरी नहीं है सर। अच्छा एक मार्केटिंग बेचने के लिए भी कुछ लोगों का स्ट्रेटजी रहता है। अच्छा हम लोगों ने बहुत साइकिलों में एवरी टाइम अब सर्विस के लिए बाइक आती है, चेन खोलते हैं और वही चेन को लगाते हैं। ओ इतना होना चाहिए कि जब आप उसको लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा टाइटली बैठना चाहिए, ओके उतना फ्रीली फिट नहीं होना चाहिए, तो वो निकल सकता है। ओके अगर आपने एक चेन का लॉक आपने 5 to 7 टाइम खोल लिया है, हाँ उसके बाद शायद आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी उसको, क्योंकि उतना फ्री हो जाएगा कि वो कभी आप चला रहे हो और बम्पी रोड आया तो हिलने से भी वो निकल सकता है। ओ अच्छा तो जब आप फिट कर रहे हो तो थोड़ा प्रेशर आना चाहिए उसपे। अच्छा वो जो जिसको Missing link मैजिक रहता है, मैजिक magic लिंक link, जो भी बोलते हैं मैजिक लिंक या मिसिंग लिंक। अच्छा फिट करने के टाइम अगर प्रेशर है तो अच्छा है। तो ये सब घर पे बैठे बैठे यूट्यूब पे से समझ आएगा कि कैसे इसको खोलना है, कैसे वापस लगाना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे Okay. वीडियोस हैं जी, ओके कहीं भी समझते हैं मुझे कॉल करो आप, मैं बता दूंगा। राइट 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 ऐसे कोई 3 टॉप क्राइटेरियाज है क्या कि ये 3 करने से आपकी साइकिल बेस्ट मेंटेन रहेगी, ये 3 करने ही करने हैं आफ्टर लेटर से एवरी लॉन्ग राइड? ये एक मेरा एक सवाल है। और अब भी आपसे बात करते करते मुझे और एक सवाल आया दिमाग में रिलेटेड टू दिस चेन। यू आर सेइंग अबाउट 300-400 किलोमीटर्स अच्छे से ल्यूबिंग करेंगे तो चला जाएगा। वैक्स अभी BRM जो रहते हैं 600 है 1200, तो these people do a lubing in between, they are expected to do it or how is it? Because अभी काफ़ी लोग ना इसमें भी घुस रहे हैं, तो फर्स्ट टाइमर्स हो सकते हैं कोई अपने ऑडियंस में, राइट। तो आफ्टर एवरी 300 किलोमीटर्स इट इज एसेंशियल टू यू, बिकॉज DC भी अभी कोई करेगा तो ये, सो यू हैव टू कीप डूइंग दिस ड्यूरिंग ए राइड, कैसा रहता है? तो डीसी वगैरह के लिए नॉर्मली वैक्स लोग यूज़ नहीं करते हैं, हाँ बिकॉज वैक्स को टाइम चाहिए। अगर अच्छा। आपने एक बार किया है उसको 8 से 10 घंटे चाहिए सूखने के लिए, ओके उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो।
और डीसी में मैंने भी 2-3 बार सपोर्ट दिया है। हाँ तो छोटी बॉटल आती है सर, कंपनी ने उसी लिए निकाला है। 15 ml का बॉटल आता है। अगर आप सोलो भी कर रहे हैं तो आप आपके जैसी में कैरी कर सकते हो। 200 किलोमीटर्स हुआ, वेट है तो वेट, ड्राई है तो ड्राई, आप वापस ल्यूबिंग करिए और चलाते रहिए। डीसी या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि या फिर अगर आप हॉल्ट ले रहे हो आधा 1 घंटे का, आपके पास क्रू टीम है टेक्निकल वाली, तो वो क्लीन करके ल्यूब कर सकती है। बट अगर आप सोलो कर रहे हैं तो एक छोटा बॉटल कैरी करिए, वो काफ़ी हो जाता है। ओके क्योंकि 600 किलोमीटर का 643 का डीसी है, करेक्ट इसमें एटलीस्ट 2 बार आपको ल्यूब लगेगा इजीली। और अगर रेनी सीजन हुआ है तो 2 से 3 बार भी लग सकता है अगर बारिश हुई है तो या तो ड्राई ल्यूब या फिर ऑल वेदर टाइप के ल्यूब्स आते हैं, मकॉफ हो गया, ब्लब हो गया, कई सारे ब्रांड्स हैं। उस टाइप का एक छोटा बॉटल लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि चेन ड्राई जब होती है ना तो आपको साइकिल ऑटोमेटिकली हैवी फील होने लगती है। करेक्ट स्मूथ भी होगी, सब कुछ स्मूथ है, व्हील स्मूथ है, बॉटम ब्रैकेट स्मूथ है, बट चेन में अगर ल्यूब नहीं है तो वो स्पीड नहीं मिलेगी आपको, स्मूथनेस नहीं मिलेगी। राइट। तो वो ज़रूरी है। एक्चुअली ये इनपुट हमारे टूर्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज हम लोग के 3-4 दिन रहते, डेली वी आर डूइंग अबाउट लेट अस से 80-90 किलोमीटर्स, बट टोटल अगर एंड ऑफ द टूर होगा तो दैट वुड कवर अप अबाउट 400 किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर्स। तो हमने भी ये वी शुड ऑल्सो बी टेलिंग आवर पीपल दैट वेन एवर यू कम फॉर द लॉन्ग टूर्स यू कैरी अ स्मॉल बॉटल, या हम लोग ने भी हमारे बैकअप में रखना चाहिए। दैट्स अ गुड इनपुट दैट यू रोज स्मॉल बॉटल निकाला उसी पर्पस के लिए, क्योंकि आप 50 ml 100 ml का बॉटल कैरी करना डिफिकल्ट है थोड़ा। 30 ml 15 ml का तो आप कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी ले जा सकते हो, ओह नाइस और काफ़ी यूज़फुल रहता है। नाइस। ऐसा कुछ 3 मेजर फैक्टर्स है। पहला तो एम चेक है सर, हाँ वो आप करेंगे तो आपको दूसरा तीसरा करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इंडिविजुअली अगर हाँ 3 देखें तो पहला होता है एयर प्रेशर। राइट सबसे पहले एयर प्रेशर मस्ट बी करेक्ट, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट और रियर का भी अभी निकला है तो थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। सिमिलर नहीं रखना चाहिए आपको। अच्छा। Like पीछे 100 है तो आगे भी हमने 100 रखा है, हाँ हाँ बिकॉज आपका 60% वेट सैडल के ऊपर है, हाँ सिर्फ 40% आपका आगे जा रहा है। राइट। तो आप अगर पीछे 100 रख रहे हैं तो आगे 90 ही रखिए, आपको राइड का बेनिफिट उसमें दिखेगा, कंट्रोल दिखेगा आपको। या फिर जब आप टर्न लेते हैं तो स्लिप होने के चांसेस कम होंगे, टायर ग्रिप बना के थोड़ा सा चलेगा। नाइस। तो पहला एयर प्रेशर हो गया। दूसरा आपके ब्रेक्स होते हैं सर। ब्रेक्स पे भी मतलब ब्रेक्स भी ऐसा है कि ब्रेक सिर्फ साइकिल को रोकने के लिए नहीं है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो कोई भी राइड स्टार्ट करने से पहले एयर प्रेशर हो गया, ब्रेक से गया एंड ल्यूबिंग हो गया, ये 3 चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपकी राइड में रुकावट नहीं आएगी। और अभी ना काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजी आपने भी दिखी होगी कि जी यू आर इनटू दिस फील्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम। मतलब आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बोला कि 2000 से भी पहले यू आर 98 से अभी अपन 2026 में है। इट्स अ लॉन्ग पीरियड। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी काफ़ी देखे रहेंगे। फॉर एग्जांपल वी यूज टू कैरी अ पंप, पहले वो छोटा वाला पंप, वो बहुत तकलीफ होती थी। जब भी कोई पंक्चर हो तो यू हैव टू चेंज योर लेट अस से ट्यूब। अभी तो छोटा इलेक्ट्रिक पंप आ गया, तो दैट्स अ बिग चेंज। राइट। सो ऐसे इंटरेस्टिंग या गुड चेंजेस फॉर साइकिलिस्ट टू मेक देयर लाइफ इजियर ऑन लॉन्ग राइड्स या ऑन रेगुलर राइड्स, व्हाट आर योर टॉप एसेंशियल्स टू हैव ऑन अ राइड? नए एसेंशियल के बारे में बात करें तो एक आपने बता दिया, इलेक्ट्रिक पंप जो आया है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा एक TPU ट्यूब आया है सर। ओके। पहले लोग नॉर्मली लाइट वेट ट्यूब ढूंढते थे बहुत। लाइट वेट ट्यूब का कॉस्टिंग आज की TPU ट्यूब जितना ही होता था उस टाइम पर। तो लाइट वेट ट्यूब देखते थे या फिर ट्यूबलेस सिस्टम लगाते थे अपने इसमें, थोड़ा और उसको लाइट करने के लिए या फिर थोड़ा पंचर प्रोटेक्शन बनाने के लिए। बट सीलेंट या फिर ट्यूबलेस में क्या होता है, आपका वॉल्व जाम होता है एवरी टाइम, क्योंकि वॉल में आप सीलेंट भरते हैं, वो सीलेंट वॉल के अंदर भी ड्राई होता है। और ऑन रोड कभी कुछ हुआ तो वो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है लोगों को। या फिर सीलेंट ख़त्म हो गया है तो वो फिर पंचर जो लॉक होता है वो सील नहीं होता है। बराबर। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए वो TPU ट्यूब निकाला, जो लाइट वेट है, रोलिंग जैसा ट्यूबलेस टायर का है वैसा ही आपको उसके अंदर मिलता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। TPU का फुल फॉर्म प्लास्टिक ट्यूब है बेसिकली। अच्छा ओके। हाँ,
आपने देखा होगा बहुत हाँ 24 ग्राम्स हाँ की सिर्फ आजकल ट्यूब है। बहुत चल रही हो। नॉर्मल ट्यूब 100 ग्राम 120 ग्राम्स की रहती है, ये सिर्फ 20 ग्राम्स की है, 24 ग्राम्स की है। तो एक ट्यूबलेस का सॉरी टीपीयू ट्यूब का एक नया है। ओके। एंड कुछ स्पेशल वॉल्व इंट्रोड्यूस हुए हैं जो नॉर्मल जैसे वॉल्व नहीं है सर, जैसा अपना प्रेस्टा वॉल्व होता है। हाँ उसमें कुछ उन्होंने अलग इन्वेंट किया है कि अगर आप सीलेंट भी भर रहे हैं तो वो जाम नहीं होगा, और जो एयर का फ्लो है वो नॉर्मल ट्यूब से 5 टाइम बिगर दिया है डायामीटर, तो आप इजीली उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। या आने वाले और नई नई चीज़ों के बारे में देखें तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं बाइक्स में, लाइक ई बाइक्स में तो अभी भी स्टार्ट हो गई हैं आनी, जो कि मोटर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये इशू आपकी बाइक में है। ओके। वैसा ही जो अपनी नॉर्मल साइकिल्स है उसमें भी कुछ आने वाला है ओ कि आपकी बाइक का चेन, आपने अगर, आपका टेरेन कैसा है, आप क्लाइम कर रहे हो, आप वेदर रेनिंग है, तो नोटिफिकेशन आएगा आपको कि आपका साइकिल का चेन इतने इतने पे ख़त्म होने वाला है, उसको रिप्लेस करिए। नाइस अभी तक ये नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये चीज़ें हैं जो नाइस। आने वाली हैं। रोड बाइक्स में बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, मतलब पहले के टाइम से अगर अब के टाइम पे देखें तो पहले सिर्फ मैकेनिकल था, अभी हाइड्रोलिक पूरा सिस्टम हो गया है। पहले सब केबल्स दिखते थे, अभी कुछ भी नहीं दिखता है केबल्स वगैरह। जितना साइकिल का लुक अच्छा होता जा रहा है ना, उतना ही टेक्निकल का जो काम है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ एक्चुअली अगर दूसरी तरीके से देखें यस ऑफ कोर्स। मतलब एक चारों केबल्स को एक ही जगह से डाल के आप भेजते हैं, वो बेरिंग के अंदर से होता है। तो जब वो बेरिंग ख़राब होता है ना, तो वो चारों केबल भी शायद रिप्लेस करने पड़ जाते हैं सिर्फ एक बेरिंग को बदलने के लिए। राइट तो वो है सर, कुछ कुछ चीज़ें जो बढ़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं। चेंजेस तो हर चीज़ में हो रहे हैं, कोई कुछ अलग टाइप का फ्रेम है, कोई कुछ अलग टाइप का व्हील्स है, करेक्ट। कुछ अलग टाइप का सैडल है, कुछ अलग हैंडल बार्स हैं। बट एकदम से अगर कुछ चेंज देखें तो ई बाइक है पहला। ओ ई बाइक में क्योंकि इंडिया में अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी नहीं ला सकते आप बाहर से, बट ई बाइक्स में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो शायद एक्चुअल जो साइकिलिंग है उसको बदलने वाला फील है उसके अंदर। मे बी आज के बाद 10 या 20 ईयर्स में ई बाइक का काफ़ी क्रेज होगा सर। तो ई बाइक फ्यूचर बोल सकते हो आप, बट अच्छा सबके लिए नहीं। जो कोर साइकिलिस्ट हैं आपके, जो ग्रुप्स हैं या जो नेशनल वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, उनके लिए तो नहीं, राइट बट बाकी जो लोकल साइकिल वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे कोई ऐसी साइकिल नहीं थी जो नहीं बिकी थी। राइट हाई एंड तो बिका ही था, बट लो एंड में भी कुछ नहीं था जो नहीं बिका यस था। करेक्ट। और वो साइकिल अब लोग बोर हो गए हैं, अब उनको क्या चाहिए कि साइकिल चाहिए बट थोड़ा सा ऐसा हो कि एफर्ट कम लगाना पड़े, Right. अपने आप थोड़ा चले। तो ई बाइक में लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। राइट। और ऐसे कोई कस्टमर्स आते हैं कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग कस्टमर कि मेरे पास अभी फ्लैट बार है, हाइब्रिड ली थी, अभी काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि रोड बाइक पे ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं, तो मुझे ये कन्वर्ट करा के दे दो। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस आपके साथ भी हुए रहेंगे। बहुत लोग आते हैं। तो हाँ, तो फिर उनको कैसे टैकल करते हो? मतलब इज इट एक्चुअली बिकॉज probably that might be a cheaper or a reasonable way to convert your hybrid into a road bike, ठीक है? Right. तो इज इट feasible for everybody कि आप किसी लोगों को बोलते हो कि ये आप मत करिए, इससे अच्छा यू इन्वेस्ट इन अ बेटर बाइक, तो ऐसा भी आप करते हो क्या शॉप में? कुछ लोगों के किए भी हैं, ओके। जिनके फ्लैट बार थे, जाइंट का एस्केप साइकिल आता है हाँ हाइब्रिड, हाँ उन लोगों ने ग्रुप सेट चेंज किया, हैंडल बार चेंज हाँ, किया, ब्रेक सिस्टम चेंज हाँ, किया, उसको हाइब्रिड बनाया और लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह करके आए वो लोग। ओके पुणे टू पंजाब, पुणे टू ओके अमृतसर ओके वगैरह ये लोग करके आए, उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। बट कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं सर जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया, खर्चा भी किया, बट जो फील चाहिए वो आया नहीं। अच्छा क्यों नहीं आया? क्योंकि हर फ्रेम का ज्योमेट्री उसका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से बनाते हैं स्टार्टिंग में। राइट अगर एक हाइब्रिड बना रहे हैं तो थोड़ा सा अपराइट रहेगा कि आप कंफर्टेबल बैठे हुए हो। राइट अगर रोड बाइक का ज्योमेट्री है तो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा कि आपको स्पीड से जाना है। राइट तो हर बाइक पे चेंजेस करना अच्छा नहीं है। ओके अगर ज्योमेट्री वाइज जाके, मतलब आपने अगर जाइंट का बाइक है या फिर ट्रैक का बाइक है या स्कॉट का है, कोई भी ब्रांड है, उसका हाइब्रिड का ज्योमेट्री, हाइब्रिड फ्रेम का, उसका रोड बाइक का ज्योमेट्री, जो भी एंट्री लेवल वाला रोड बाइक है, वो दोनों ज्योमेट्री को जब हम मैच करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं तो उसमें 2-3 एंगल ऐसे हैं जो हमको देखने पड़ते हैं, लाइक हेड एंगल कितना है, स्टैक हाइट कितनी है, और सीट एंगल कितना है। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-5 mm का ही डिफरेंस है, तो कर सकते हैं।
अगर वो 10-15 mm का डिफरेंस जा रहा है तो हम लोग मना करते हैं, उससे Okay. बेटर है आप नया बाइक लो, Right. उसको रीसेल करो, नया बाइक में इन्वेस्ट करो, वो Right. ज़्यादा अच्छा है राइट। कभी। और आपके यहाँ ऐसा होता है क्या, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन सवाल आता है हमको कि मेरे पास अभी हाइब्रिड है, मुझे अभी रोड बाइक लेनी है, लेकिन इस साइकिल का क्या करूँ, ये मुझे बेचनी है, एंड नॉट मैनी पीपल आर एसोसिएटेड विद अ साइकिलिंग सर्कल, तो उनको पता ही नहीं है बेचनी कहाँ है। तो जैसे अगेन टू व्हीलर का एग्जांपल देता हूँ कि रीसेल उसी वेंडर के पास होती है एंड देन यू बाय अ न्यू बाइक, तो ऐसा सिस्टम है क्या अब पुणे में या आपके पास या एनीबडी यू नो? बाय बैक का तो पुणे में नहीं है किसी के Okay. पास। हम लोग हेल्प करते हैं कि ओके हम लोग ग्रुप में डाल सकते हैं आपकी बाइक Okay. से कुछ फोटोज और डिस्क्रिप्शन लिख के। ओके साइक्लोप एक प्लेटफॉर्म है, हम Yes, लोग उस पर Cyclope पोस्ट is कर a good सकते हैं। platform, मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है, ओके उसके ऊपर पुश करके हम लोग ट्राई करते हैं और बहुत सारी बाइक्स बेची भी है। आपको वो बाइक यस यस, मेरी पहली अपग्रेड तो वैसी आपके यहाँ से आई थी। तो हम लोग वैसे ट्राई करते हैं। मतलब बाय बैक का क्या है, अगर साइकिल इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर जाइंट का साइकिल आप बेच रहे हो और जाइंट का ही आपको लेना है हाँ तो कुछ हो सकता है, बट अगर स्नेल, फैंटम, कीस्टो इस टाइप की साइकिल बाय बैक के लिए आती हैं तो नहीं, ओके बहुत कम चांसेस है। और इंटरनेशनल में भी डायरेक्टली बाय बैक नहीं है, ओके वही थ्रू है कि हम कोशिश करेंगे ग्रुप्स में डाल के, साइक्लोप पे डाल के, ऑनलाइन डाल के 90% निकल जाती है। राइट 10% है, कुछ टाइम डिस्प्ले पे साइकिल रखना भी पड़ता है हमको, राइट वहाँ रख के भी बेचना पड़ता है। अभी भी 4-5 साइकिलें खड़ी हुई हैं। ओके। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपने बर्गमैन जी एग्जाम्पल है या सह्याद्री क्लासिक एग्जाम्पल है, यू वेर द बाइक मेंटेनेंस एसोसिएट पार्टनर देयर, राइट तो जहाँ पे बिफोर द रेस डे और बिफोर द इवेंट डे काफ़ी लोग आपके पास फाइन ट्यून या ट्यून अप के लिए आते हैं। राइट तो आप, मैंने देखा है कि आप दो ही लोग हैं लेकिन आपके पास सबकी लाइन लगी हुई है राइट। कि नरेंद्र जरा ये देखो मेरा बाइक में से आवाज़ आ रही है। तो ये जो फास्ट ट्यून अप करना है, तो इसको कैसे हैंडल करते हो आप लोग? बिकॉज इवेंट्स के टाइम पे हैंडलिंग द बाइक फास्टर इज अ ट्रिक, राइट? राइट। तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप? ये तो बेसिकली सर आप बोल सकते हो कि हैबिट है एक। ओके मतलब आप डेली का एक ही चीज़ कर रहे हैं ना अगर, और पिछले अगर 10 साल से भी कर रहे हैं तो आप आराम से करते हो, आपका काम आराम से करने वाला है, घाई गड़बड़ी नहीं है। बट अगर फास्ट करना है तो उसी चीज़ को फिर फास्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक तरह से हैबिट बोल सकते हो आप उसको। अच्छा। मेरे लिए तो मतलब हैबिट ही। और रेसिस में मोस्टली जो हम चेक करते हैं हाँ। वो 3 और 4, जैसे वो एम चेक बोला ना, हाँ वैसे ही चेक करते हैं। Right. फर्स्ट व्हील चेक करेंगे, हेडसेट में प्ले तो नहीं है, जाम तो नहीं, वो चेक करते हैं। राइट गियर ट्यूनिंग चेक किया, लुब्रिकेशन की ज़रूरत है ल्यूब किया, ब्रेक चेक किया एंड पास। ओके बस उतना ही मोस्टली। सो अगर किसी का कुछ पर्टिकुलर रहता है कि नहीं कहीं से कुछ आवाज़ आ रहा है हाँ तो उसमें थोड़ा टाइम भी जाता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी क्विक फिक्स हो जाए। बट वो जो आवाज़ का बोला ना आपने, वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब मेरे पास बहुत लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि वो साइकिल कुछ कहना चाह रही है, सुनो भाई कहाँ से आ रही है, क्यों आवाज़ आ रही है। तो उसको, और क्या है ना कि उतने टाइम से उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं तो डायग्नोज जल्दी हो जाता है। हाँ बहुत सारे ये हैं, मतलब राइडर का नाम तो नहीं लूँगा किसी का, बट एक मैडम है, उन्होंने एक बाइक लिया था और आफ्टर 6 मंथ कुछ तो नॉइस आना स्टार्ट हुआ बाइक में। उन्होंने 2-3 जगह जहाँ से बाइक लिया वहाँ पे भी दिखाया, उन्होंने कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज किए। वो नॉइस 2 दिन के लिए गया, वापस आया। वो वापस गए, उन्होंने वापस चेक किया, वापस उनको भेजा, वापस 2 दिन ठीक था, वापस नॉइस आया। किसी ने किसी और को सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे दिखाओ, वो दूसरे कहीं पे गई, उसने वापस कुछ चेंज किया 2-3 पार्ट्स, वापस 2 दिन ठीक था, वापस आवाज़ आया। तो किसी ने तो बोला कि नासा जाऊँ, तो वो मेरे पास आई, मैंने वो चलाई साइकिल, देखी सर 150 रुपीज़ का खर्चा आया था सिर्फ उनका। वाह मतलब वो डस्ट था सिर्फ थोड़ा सा, अच्छा तो कहीं पे तो अटका हुआ था, और जब पुश करते हो आप तो वही वो फ्रिक्शन बनाने के बाद आवाज़ निकाल रहा था। तो वो आवाज़ निकालने में बहुत अच्छा लगता है सर, राइट ख़त्म करने में। नाइस। और ऐसा कोई हुआ है क्या कभी कि किसी ने एकदम फ्रैंटिक कॉल किया कि नरेंद्र मैं यहाँ अटक गया हूँ, अभी के अभी आके मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अभी के अभी आओ, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है आपके साथ? कॉल्स तो बहुत आते हैं, हाँ मतलब रात में भी आते हैं, कभी दिन में भी आते हैं, सुबह भी आते हैं। हाँ जाना अगर पास में है तो कोशिश करता हूँ कि हाँ अगर 10-5 किलोमीटर का रेंज है तो मैं चला जाता हूँ। बट अगर नहीं होता है तो ऑलमोस्ट सर
सभी जगह पे कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, ओके, तो उनके साथ कनेक्ट करके Nice. उनका प्रॉब्लम सॉल्व Nice. कर देते हैं। मतलब नाइस, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फ़ोन किया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ओह ये बहुत कम हुआ है, सही है, शायद ही कभी। सही है। सो जैसे साइकिलिंग कम्युनिटीज कनेक्टेड जी। है, आपका भी हाँ, नेटवर्किंग डीलर एकदम नेटवर्क जो रहता है स्ट्रांग है, दैट इज अ गुड थिंग टू हैव, क्योंकि वो ऑलमोस्ट, मतलब इम्पोर्टेंट है बिल्कुल कम्युनिटी के ज़रूरी लिए। है। अभी लॉन्ग डिस्टेंस पे जो लोग जाते हैं, कोई दिल्ली में फंसा है, कोई नोएडा में है, कोई पंजाब में है, कोई Correct. कोलकाता में है, करेक्ट, कोई बैंगलोर में है, चेन्नई में है, तो सब जगह पे कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जो कनेक्टेड है, और उसको कॉल करेंगे तो वो हेल्प प्रोवाइड कर देगा वहाँ पे, नाइस, जैसे भी करके। सही है, तो वो है सही है। सो अभी इंट्रोडक्शन में जैसे अपन ने डिस्कस किया, आपके दो आउटलेट्स है। जी। आई थिंक ओरिजिनल इज इन वानौडी, उंदरी। Undri, उंदरी। and you are upgrading it to a bigger place. So good and congratulations. थैंक यू। एंड एक बालेवाड़ी में है, जी। राइट? तो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हो? बालेवाड़ी स्टोर में सभी सर्विस, आई मीन सर्विस है, सेल्स है, सेल्स ऑन प्री ऑर्डर ही है। ओके, कुछ बाइक डिस्प्ले में है, ओके, बट ज़्यादातर प्री ऑर्डर पे ही है। स्पेशल सर्विसेज में देखें तो चेन वैक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब Okay. आपको स्पेशली अगर सिर्फ चेन को वैक्स करना है Okay. डिप करके, तो वो एक सर्विस है हमारे Okay. पास में। बाइक फिटिंग सर्विस रिसेंटली हम लोगों ने Oh, स्टार्ट किया है, nice. तो वो एक चीज़ करा सकते हैं। बाकी कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ओके, अपैरल्स वगैरह का हम लोग यहाँ पर नए स्टोर पर ओह रखने वाले हैं प्रॉपरली, नाइस, बाइक फिटिंग का प्रॉपरली रखने वाले हैं। एंड इंडिपेंडेंस सर्विस सस्पेंशन के लिए, सस्पेंशन सर्विस के लिए इंडिपेंडेंट टेबल दिया है हमने उंडरी वाले नए स्टोर पे। अच्छा, ओह नाइस, तो सर्विस, क्योंकि सस्पेंशन का क्या है, काफ़ी डेडिकेटेड है सर वो भी। अच्छा, कभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊं, मतलब सिंगल फॉर्क के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 पार्ट्स होंगे ओह अगर काउंट करने जाएं खोल के। अच्छा, तो उसके लिए डेडिकेटेड वो चाहिए, क्योंकि राइडर्स जो बाहर से बेचते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर जा रहा है और Right. कैसे जा रहा है, क्या काम होने वाला है। राइट, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं स्टोर पे, बट साइकिल का सेल उतना नहीं है अच्छा, जितना बाकी रिटेल स्टोर करते हैं। मतलब स्टोर बड़ा हो रहा है, लेकिन फोकस सर्विस पे ही है। ओह नाइस, नाइस, सेल के ऊपर फोकस नहीं है। सर्विस अच्छा है तो बाकी सब अपने आप हो जाता है, ये हमारा बिलीव है सर। ग्रेट। और आप जनरली आपके जो रेगुलर या लॉयल कस्टमर जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए कुछ एएमसी प्रोग्राम्स रहते हैं, या फिर कभी आप जैसे बोले आप वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं जी। कि घर पे आप बेसिक मेंटेनेंस करो, फॉर अ बिगर प्रॉब्लम यू कैन कम टू अस, तो ऐसे क्या क्या प्रोग्राम्स आप रन करते हो? अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक वर्कशॉप था नहीं बिकॉज ऑफ Okay. स्पेस का इशू था। ओके, बट अभी जो स्पेस है वहाँ पर जगह है, 8 10 15 लोग आराम से वहाँ पर बैठ Okay. सकते हैं, देख सकते हैं। सो बेसिक पंक्चर रिपेयर, पंचर रिपेयर हो गया, व्हील निकालना हो गया, हाँ, किसी का चेन रास्ते में टूट जाता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको कैसे जोड़ना है। राइट, तो जो जो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, उनको ईजिएस्ट वे में दिखाकर कराने के बाद में नाइस, 2 3 बार आप भी करेंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा वो। करेक्ट, तो वो आने वाले इसमें है प्रोजेक्ट में सर। ओह होपफुली तो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सर्विस मांगती हैं साइकिलें, Right. अगर आप बाहर चला रहे हो तो। राइट, तो उस टाइम पर कुछ कुछ चीज़ें अगर आप घर पे ही कर लेंगे तो इतना आना जाना सब बचता है, पैसे भी बचते हैं। राइट, वो इम्पोर्टेंट बात है। और कुछ एएमसी, एएमसी का भी है सर Okay. पाइपलाइन, हमने बनाया था बट लॉन्च नहीं किया उसको बीच में, ओके, बिकॉज 1 2 लोगों ने और एएमसी निकाल दिया था, तो हम थोड़ा अलग करना चाह रहे थे ओके, मैच, क्योंकि एएमसी नॉर्मली सबका एक जैसा ही होता है, राइट, बट थोड़ा अलग करना है जिसमें राइडर को थोड़ा बेनिफिट मिल सके ज़्यादा। ओके, तो अभी ये स्टोर के बाद में बैक टू बैक वर्कशॉप का और एएमसी का नाइस, करेंगे। नाइस। अभी अपन सर्विसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा आपको भी एक्सपीरियंस आता है क्या कि नाउ बाइक्स हैव बिकम एक्सपेंसिव, सो करस्पॉन्डिंगली सर्विसिंग भी उतना, इट विल इन्वॉल्व दैट मच ऑफ एक्सपेंस, तो आर पीपल विलिंग टू स्पेंड, और देर आर सर्टन पीपल हु से कि नहीं नहीं ये आप इतने में कर दो, ये इसका कुछ जुगाड़ कर लो, क्योंकि जनरली मेंटालिटी ऐसा है कि अरे साइकिल राइट। पे एज इट इज मैंने इतना स्पेंड किया, अभी और सर्विसिंग पे नहीं डालना है, तो ऐसा होता है? होता है सर, बहुत बार होता है, मतलब हर बार होता है। ये तो जनरल है, मतलब डेली वाली थिंग्स है। बट हम लोग सजेस्ट वही करते हैं कि मेंटेनेंस जो है ना सर, वो खर्चा नहीं है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। आप साइकिल चला रहे हो आपकी फिटनेस के लिए, मतलब पहले का साइकिल्स वो ट्रांसपोर्ट था, बट अभी जो साइकिलिंग चला रहे हैं मोस्ट ऑफ पर्सन फिटनेस के लिए चला रहे हैं कि मैं फिट रहूँ इसीलिए साइकिल कर रहा हूँ। तो आप अगर
साइकिल चला रहे हो, साइकिल अच्छा चलना चाहिए तो उसके लिए वो मेंटेन रखना पड़ेगा, और वो अगर मेंटेन करोगे आप, अच्छा चलेगा, आपका बॉडी हेल्थ अच्छा होगा, तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसा हम लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। करेक्ट। बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग फिर भी वैसे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, Right. अभी के लिए इतना ही करके दो, Right. बाद में करेंगे। Right. बट जनरली अगर कोई चीज़ एक पार्ट लाइक चेन को ही अगर पकड़ के चलेगा, सबसे पहले वही पॉइंट आता है, क्योंकि अगर चेन खराब हुआ है तो हम लोग समझाते हैं कि आप कैसेट खराब होने का वेट मत करो। राइट 4,000 का 10,000 हो जाएगा, 10,000 का 20,000 भी हो सकता है अगर क्रैंक भी खराब हो गया तो वो फिर खर्चा ज़्यादा लगता है। राइट तो स्टार्टिंग जितने में कम से कम हो जाता है ना, उतना हम लोग ट्राई करते हैं हमारी साइड से। राइट जितना कम से कम में बेटर फीलिंग, बेटर स्मूथ चल सके साइकिल, उतना अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। राइट तो बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग अभी भी स्टिल है सर, मतलब जनरेशन चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रही है, उसी हिसाब से माइंडसेट भी थोड़ा हो रहा थोड़ा है। चेंज हो रहा है जी। दैट इज गुड टू नो। हाँ और अभी साइकिल मेंटेनेंस आप बोल रहे हो कि घर पे खुद का खुद थोड़ा सा करना चाहिए। काफ़ी हमारे कम्युनिटी में हम भी है जो वी कीप टेलिंग पीपल कि संडे को एक आधा पौना घंटा अपने साइकिल पे दे दो। राइट। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ लेमैन टू हैव एट होम, मतलब क्लीनिंग वाइज भी और मेंटेनेंस वाइज भी। सो यू कम होम एंड डू अ बेसिक क्लीनिंग एंड देन डू अ बेसिक मेंटेनेंस। तो Right. क्या क्या होना ही चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज, अपन ने थोड़ा सा किया उसको टच, लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि स्पेयर्स घर पे ये होने ही चाहिए, मतलब एक ट्यूब होना ही चाहिए। राइट। तो ये तीन चीज क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स सबके पास होने चाहिए फॉर लेट अस से एनीबडी हु साइकिलिंग से 70 to about 100 किलोमीटर्स मिनिमम इन अ वीक। राइट। बेसिकली देखिए, क्लीनिंग के लिए सबसे पहला डीग्रीजर एक अच्छे ब्रांड्स का होना चाहिए Okay. आपके पास। आप डीजल, पेट्रोल या फिर WD-40 हाँ। मत यूज़ करिए। अच्छा, नहीं यूज कर। नहीं। ओके। क्योंकि कैसा है कि जो डिस्क ब्रेक साइकिल्स है हमारी, उसके जो डिस्क रोटर्स है उस पर थोड़ा भी कंटेंट जाता है डीजल का या फिर ऑयल का या फिर WD-40 का, वो ब्रेक का जो पावर है वो वीक होता है सर। वो स्क्वीकिंग साउंड बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कुछ डिग्रीजर वैसे हैं जो आप स्प्रे कर रहे हो जब कैसेट पर, चेन पर, और अगर वो डिस्क ब्रेक पर भी जा रहा है, आप जस्ट वाइप करेंगे, पानी से भी क्लीन करेंगे या फिर कपड़े से वाइप करेंगे, वो क्लीन होता है। ओके। वाटर बेस्ड है वो, पानी से डाल के करेंगे साफ़ हो जाता है। बट वही डिग्रीजर जब आपका ग्रीस लगी हुई चेन है, कैसेट है, आप उस पर स्प्रे करते हैं ना, तो वो क्लीनिंग बहुत अच्छा करता है। ओके। किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पे सर, बहुत सारे अलग अलग हैं, बट पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ बाद में कौन से हैं। मतलब एग्जांपल के लिए मकॉफ है, ब्लब है, Correct. डायनामिक्स है, करेक्ट। कई सारे ब्रांड्स हैं। तो एक अच्छा चेन क्लीनर या फिर ड्राइव ट्रेन क्लीनर होना मस्ट है, पहली चीज़। बेटर रहेगा कि एक तो साइकिलिंग कॉक्स को साफ़ करने के लिए ब्रश आता है, 3-in-1 रहता है। ओके। बिकॉज अपना जो टूथ ब्रश है वो चेन तो साफ़ करता है, Right. बट कैसेट के अंदर नहीं जा पाता है वो। हाँ तो जो 3-in-1 टूल होता है, वो एक नॉच होती है जो कैसेट के अंदर भी जाती है। हाँ हाँ। कुछ लंबे टीथ्स होते हैं जो कैसेट को अच्छे से अंदर से साफ़ कर सकते Okay. हो, और एक छोटा ब्रश होता है जो बाकी चेन का एरिया या फिर Okay. बाकी जगह का एरिया Okay. वो आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड आपका ऑयल, चेन ऑयल क्लीनिंग के लिए। एंड अगर टूल्स में बात करें तो एक मिनी टूल, मल्टी टूल किट ज़रूरी है आपको। एक चेन ब्रेकर ज़रूरी है, चेन ब्रेकर या फिर चेन प्लायर। हाँ। चेन ब्रेकर बेसिकली चेन अगर ब्रेक हो गया है तो उसको वापस से आपको इंस्टॉल करना है, ओके। उसके लिए लगता है। ओके। और चेन प्लायर जो है वो मिसिंग लिंक या मैजिक लिंक जो होता है हाँ। उसको निकालने लगाने के लिए Right. होता है। तो एक ये हो गया। कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलते हैं आपको अच्छी क्वालिटी के, सस्ते वाले, या फिर घर की टी शर्ट्स भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो कुछ वो हो गया। एंड क्लीनिंग के लिए अगर प्रेशर वॉश का देखें तो घर में तो प्रेशर वॉश नहीं, बट कुछ अमेजोन पर मैंने देखे हैं कुछ गन्स आते हैं सर ऐसे, राइट। जो आप डायरेक्ट टैप को लगाइए यस। और अपनी बाइक को क्लीन करने के लिए सफिशिएंट प्रेशर रहता है उसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें अगर हैं तो आप घर पे मेंटेनेंस कर सकते हो, पूरा एमचेक वाला भी, फ्री राइड वाला भी, और बाकी जो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये। ओके। क्योंकि रेनी सीजन में आप डायरेक्ट घर पर आते हैं, साइकिल बहुत गंदी होती है, आप सोचते हैं मैं 2-3 दिन बाद कराता हूँ इसको सर्विस, बट 2-3 दिन में वो पानी कहाँ कहाँ गया है और क्या डैमेज किया है वो पता नहीं चलता है। राइट। आप आने के बाद अगर संडे लॉन्ग राइड करके आए हो रेनी सीजन में,
आने के बाद हाफ एन आवर अगर देंगे उसके ऊपर 45 मिनट्स तो मेंटेन रहेगा सर। राइट तो वो 4-5 चीज़ें काफ़ी हो गया था। राइट। एंड स्पेयर्स क्या होने चाहिए? ट्यूब्स, पैच किट, हाँ, पंक्चर पैच हाँ किट। पंचर पैच किट हो गया, ट्यूब्स हो गया, इससे ज़्यादा स्पेयर्स तो नहीं लगता मुझे कुछ और घर पे रखने लायक है। राइट क्योंकि स्पेयर्स में अगर मैं चेन बोलूँगा तो चेन का एक लेंथ है, फिर राइट वो मेजर करना पड़ता है। अगर टायर्स ये चेंज कर सकते हो आप, बट टायर्स फ्रीक्वेंटली ख़राब नहीं होते, ट्यूब भी जाती है पहले। राइट तो मोस्टली ट्यूब या पैच किट्स, Right. दो ही चीज़ें घर पे रखने के लिए। राइट। एंड टायर्स चेंज करने का टाइम आ गया है ये कि अगेन किलोमीटर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब आप ही ने मुझे ये बताया था जी कि ये जो मैं अभी टायर का नाम बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें एक होल रहता होल्स था। रहते हैं। हाँ, तो वो जब भी वो Flat होल हो गया। फ्लैट हो जाएगा तभी इट इज तो सब टाइम टू चेंज द टायर। इसमें भी 2-3 कंडीशन है सर। आपने नया टायर लगाया है साइकिल पे हाँ और आपने 2 साल से चलाया ही नहीं है, हाँ तो भी ख़राब हो जाएगा। वो जो होल है सेम रहेगा, बट मे बी क्रैक्स इतने आ जाएंगे कि वो राइडिंग अच्छा। कंडीशन के लिए नहीं है। ओके। दूसरा है कि आपने नया टायर लगाया और डेली चलाया आपने, हाँ तो वो जो होल है वो फ्लैट हो गया बट हाँ क्रैक्स नहीं आए हैं। हाँ तो वो भी एक रीज़न हो गया ओके। टायर बदलने का। नॉर्मली वो होल वाला पहला जो आपने बताया वो एक चीज़ है। दूसरा क्रैक्स का है ओके कि आपने अगर नया टायर लगा के यूज़ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हुए हैं, तो भी टायर को चेंज करना चाहिए। ओके। और अगर वो टायर में होल्स है ही नहीं, हाँ कुछ टायर ऐसे भी आते हैं जिनमें होल नहीं रहता है, उसका जो शेप होता है ना सर राउंड, जब वो फ्लैट दिखने लगे ना आपको, अच्छा। वो घिस गया है टायर, ओके उस टाइम पर चेंज करना चाहिए। ओके किलोमीटर से मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना है टायर्स ओके का। ओके। साइकिल मतलब जब भी सबके पास घर पे अंदर रखने की प्रॉब्ली फैसिलिटी नहीं है, या घर के बाहर लॉबी नहीं है, टेरेस है, बालकनी है, या नीचे पार्किंग है, उसमें धूप आ रही है, तो इससे टायर का लाइफ कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब धूप में रहने धूप से। में रबर पार्ट है तो सर धूप में ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। इवन नॉट टायर्स, आपका हैंडल बार का ग्रिप्स, या फिर रोड बाइक का टेप हो गया, या फिर सैडल है, सैडल का कवर हो गया, ये चीज़ें भी अगर धूप में साइकिल रखी हुई है तो जल्दी खराब राइट। होगी। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि शेड में। शेड में ही होना बेटर रहेगा। और अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं तो इवन ढक कर रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डस्ट जाता ही रहता है, धीरे धीरे जमा होता है उसमें। राइट ढक के रखना। साइकिल कवर्स आते हैं बहुत सारे, वो कवर लगा दीजिए, दैट्स इट। राइट। और जनरली जैसे आपने बोला वैसे एक स्पेयर ट्यूब रहना चाहिए। जी तो अभी किसी का नसीब बहुत अच्छा है कि पंक्चर हुआ ही नहीं, एक 6 महीना राइट। स्पेयर ट्यूब वैसे ही पड़ा है, तो वो स्पेयर ट्यूब ठीक रहेगी कि स्पेयर ट्यूब भी अगर यूज़ में नहीं है तो ख़राब होती जाएगी? सेल्फ लाइफ 2 साल बोलती है कंपनी। 2 साल। 2 साल, 2 साल का 3 साल पे भी चलता है वो ट्यूब, ओके। बट अगर 2 साल पुराना ट्यूब है तो मत यूज़ करिए। ओह ओके। बहुत ही वर्स्ट केस है, कुछ ऑप्शन नहीं है तो डाल के चला सकते हैं, और लकीली वो चल भी जाएगा, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कब तक चलेगा बोलना मुश्किल ओके। है। सो यू शुड बी अवेयर कि आपने स्पेयर ट्यूब हाँ, कब कितने लिया टाइम था। के लिए रखी है। हाँ या फिर वो अगर बॉक्स रहेगा तो उस पर इम्पोर्ट ईयर रहता है, हाँ कब इम्पोर्ट हुआ। हाँ 26 का इम्पोर्ट है तो 25 में बना होगा, राइट तो उस तरह से भी आप राइट। सो वो भी चेक रखना ही ज़रूरी है, चाहिए। टायर्स का भी और ट्यूब्स का भी। राइट 2 इयर्स का सेल्फ लाइफ बोलते हैं। राइट तो कभी भी टायर या ट्यूब ले रहे हैं तो इम्पोर्ट ईयर तो पता होना ही चाहिए। ओके। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मालूम है तो इम्पोर्ट ईयर तो पता हो। ओ कुछ टायर ऐसे भी हैं जिनके अंदर इम्पोर्ट ईयर, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा रहता है ओके कि कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ओके तो वो भी देख के जाना ओके चाहिए। ओके। और हम लोग के पास ना एक यूनिक कंडीशन होती है जब हम टूर जाते हैं। सो अभी भी ना कुछ लोगों के पास वी आर अ मिक्स ऑफ लीजर साइकिलिस्ट एंड एंड्योरेंस साइकिलिस्ट, Right. स्पीकिंग व्हील्स में। सो देर आर सम साइकिल्स विच स्टिल हैव द ओल्ड रिम ब्रेक सिस्टम। तो हम लोग कभी टूर पे जाते हैं ना तो इसको डिसएंगेज करना पड़ता है, क्योंकि जनरली स्टैकअप जब भी होता है तभी एक आधा टायर निकला जाता है। राइट। उसको वापस बिठाना रिम ब्रेक्स इज अ वेरी टफ थिंग। उसके वो जो रबर से वो कभी हिल जाते हैं, या उसका फ्रंट साइड घिसा हुआ होता है, पीछे का अच्छा होता है, तो उसका कोई इजी तरीका है क्या कि इसको वापस अलाइन करके वापस लगाए? क्योंकि वो फंस तो जाता है बट वो टायर कभी कभी उसका अलाइनमेंट लेफ्ट चेंज हो राइट जाता है। टच होता है, या फिर एक साइड गैप है, एक हाँ, साइड। और फिर हम लोग को टूर के सुबह वो पता चलता है कि अरे ये घिस रहा है, और कुछ कर नहीं पाते। तो व्हाट इज दैट? आप रोड बाइक की बात कर रहे हैं, राइट? रोड बाइक या हाइब्रिड बाइक जिसमें कि हाइब्रिड में क्या होता है ना, हाइब्रिड का ब्रेकिंग सिस्टम अलग है। अच्छा रिम ब्रेक ही है, हाँ बट उसको वी ब्रेक सिस्टम बोलते हैं। वी ब्रेक। हाँ उसको ऐसे खींच के, करेक्ट। हाँ गाइड होता है हाँ ऐसा, हाँ हाँ वो खींच के हाँ निकालते उसकी हैं। बात कर रहा हूँ हाँ, मैं।
तो वो कैसा है, उसमें जो दोनों साइड में कैलिपर्स है ना, हाँ वो स्प्रिंग के टेंशन के ऊपर वर्क करते हैं। ओके तो अगर समझिए कभी आपने व्हील निकाला है, हाँ मतलब आगे के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं कि आपने व्हील निकाला और आपने वापस व्हील जोड़ा। हाँ तो जब आप व्हील लगा रहे हो हाँ तो व्हील सेंटर में रहना चाहिए, पहला चीज। ओके कभी कभी क्या होता है, अगर क्विक रिलीज है तो क्विक रिलीज सामने से किसी ने साइकिल पकड़ी हुई है, हाँ आप इधर व्हील को लगा रहे हो, वो बंदा ऐसे पकड़ा हुआ है, टेढ़ा हो गया साइकिल, तो व्हील भी टेढ़े पे जाके आपने लॉक किया, हाँ आप जब ब्रेक लगाएंगे तो वो एक साइड का चिपक जाएगा। हाँ तो सबसे पहला तो जब आप क्विक रिलीज को लॉक कर रहे हो, समझिए आपने एक बार लॉक कर दिया, हाँ आप हैंडल बार पकड़िए, हाँ वो क्विक रिलीज को ओपन करिए हाँ और व्हील को एक बार हिला के छोड़िए, तो वो ऑटो सेंटर लेता है अच्छा और फिर बंद करिए। साइकिल स्ट्रेट रहना चाहिए वो कंडीशन। ओके उसके बाद आप ब्रेक को खींच कर लगाइए, ओके और उसमें भी अगर समझिए आपको लग रहा है कि एक साइड का ब्रेक ही वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर दोनों साइड में छोटे छोटे स्क्रूज होते रहते हैं। हैं तो जिस साइड का वर्क नहीं कर रहा है ना, उस साइड के स्क्रूज को क्लॉकवाइज आपको टाइट करना है। ओके तो जब आप क्लॉकवाइज टाइट करेंगे तो स्प्रिंग का टेंशन थोड़ा हार्ड होगा ओके और वो भी वर्क करना स्टार्ट करेगा। ओके यस तो सबसे पहला जो है मेथड, व्हील स्ट्रेट होना चाहिए उसमें भी। राइट उसके बाद भी अगर आपका कैलिपर टच हो रहा है तो आप कैलिपर को मूव कर सकते हो हाथ से, लेफ्ट राइट। अच्छा थोड़ा हार्ड होता है बट कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप हाथ से पकड़ के उसको मूव कर सकते हैं। ओके पीछे उसके एलन की भी होती है, ओके बट उसके लिए वो बड़ी वाली टी एलन की लगती है, क्योंकि अंदर जाके स्क्रू होता है। ओके बट आप इनिशियली कुछ प्रॉब्लम कुछ हो नहीं रहा है तो हाथ से पकड़ के उसको सेंटर करो और राइट आगे कर सकते हो आप उसमें। ओके रिम ब्रेक के ब्रेक पैड वॉर्न आउट जल्दी होते हैं कंपेयर टू डिस्क ब्रेक, ओके क्योंकि रिम ब्रेक का जो ग्राउंड कांटेक्ट है वो ग्राउंड से बहुत पास में है रिम का। यहाँ आपका रोड है और यहीं पर आपका व्हील है, यही डस्ट चलता रहता है, वही ब्रेक पैड को लगता है और जल्दी रिम वॉर्न आउट होता है। तो डिस्क ब्रेक में रिम वॉर्न आउट कभी नहीं होता है, होगा तो कभी एक्सीडेंट हुआ, ख़राब हुआ, या फिर ब्रेक हुआ, यही होता है। वॉर्न आउट कभी नहीं होता है डिस्क ब्रेक का रिम। बट रिम ब्रेक व्हील्स बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। अगर आपने टाइम पे डिस्क ब्रेक्स रिम ब्रेक्स के पैड्स चेंज नहीं किए तो रिम ब्रेक बहुत जल्दी खराब होगा, रिम जल्दी खराब होगा, उसकी वजह से पैड खराब होगा। ओके इसीलिए अभी जो डिस्क ब्रेक है ना, वो ट्रेंड में इसीलिए भी है कि डिस्क ब्रेक का जो लाइफ है, वो ड्यूरेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है रिम ब्रेक से। व्हील अगर हमारा कभी बैंड हो गया चला रहे हो, तो अगर रिम ब्रेक है तो वो टच होने लगेगा दोनों साइड। राइट डिस्क ब्रेक है तो वो बैंड भी हुआ है तो भी ब्रेकिंग पे कोई आपको इफेक्ट नहीं है, आप कंटिन्यू करके आ सकते हो। राइट एंड वेदर कंडीशन कैसा भी हो, रेनी हो, ड्राई हो, डिस्क ब्रेक का जो पावर है वो रिम ब्रेक से कहीं ज़्यादा है सर। ओके मतलब मैकेनिकल डिस्क ब्रेक तो मैं अवॉइड ही करूँगा कि आप लो ही मत, अच्छा ना हाइब्रिड में, ना रोड बाइक्स में, अच्छा ना एमटीबी में। अच्छा अगर क्योंकि ब्रेक पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ब्रेक हमको बचाते हैं सर। बचाएगा हाँ तो कभी भी लेना है आपको रिम ब्रेक ठीक है, या फिर डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक। अच्छा मैकेनिकल डिस्क ब्रेक किसी काम का नहीं है सर। अच्छा वो मैकेनिकल ही था, बट आपने भी किया होगा शायद, कभी घाट उतरे होंगे आपको, यहाँ पर कुछ नमनेस या फिर, अच्छा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और रोड बाइक पे जब आप ऐसे दबाते हैं ना, तो इससे इतना प्रेशर नहीं लगता आपको, ऐसे फिर भी आप थोड़ा ताकत से दबा सकते हैं, बट ऐसे दबाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो केबल से पुल करके साइकिल को रोकना, अगर सिंहगढ़ उतर रहे हो तो आपके हाथों में दर्द हो ही जाएगा। हाइड्रोलिक में क्या है, आप एक फिंगर के ऊपर भी कंट्रोल करके ओके उतर सकते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक बेस्ट है। ओके जब भी किसी को साइकिल अपग्रेड करना है तो व्हाट ऑल आर द एसेंशियल्स दैट वन शुड लुक एट? मतलब जैसे अभी आपने बोला कि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अभी मतलब 105 शिमानो इज अ वेरी पॉपुलर कि इट्स अ हाई एंड गियरिंग सिस्टम। तो ऐसे क्या बेसिक या बोल सकते हैं कि दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड अपग्रेड? या आजकल अभी मैं काफ़ी ऐसा आपको अलग अलग चीज़ें पूछने वाला हूँ कि कार्बन व्हील्स आ गए, तो somebody wants to upgrade to a carbon wheel, so which carbon wheels are right? या वो डीप वाले व्हील्स रहते हैं तो वो कितनी डेप्थ होनी चाहिए? तो ये सब कैसे, हाउ डज वन कम टू नो व्हाट इज द करेक्ट थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर? सो बेसिकली देखिए, अगर आप हाइब्रिड साइकिल यूज़ कर रहे हो, हाँ, अपग्रेड वाला हाँ, चैप्टर पे आप, हाँ, अगर आप हाइब्रिड साइकिल चला रहे हो पहले से और आपको अपग्रेड करना है रोड बाइक पे, हाँ,
तो एल्यूमिनियम रोड बाइक बेटर रहेगा। पहला चीज़, एलॉय फ्रेम लीजिए आप, अच्छा कार्बन फॉर्क लीजिए, थोड़े वाइब्रेशंस कम आपको फील होंगे। एंड ग्रुप सेट की बात करें तो 105 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 105 इंटरमीडिएट ग्रुप सेट है, ओके ना बेसिक है ना हाई एंड है, ओके बीच में आता है। आप रेसिंग भी कर सकते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हो। ओके टीथ रेशो अलग अलग वेरिएशन में मिल जाते हैं उसमें। ओके डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक मिल जाता है उसमें, तो Okay. ब्रेकिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके व्हील्स जो हम अपग्रेड करते हैं, एटलीस्ट वो सील्ड बेयरिंग के व्हील्स हों, जो Okay. हब्स है वो लूज बेयरिंग ना हो, सील्ड बेयरिंग हो, जिससे Okay. आपका रोलिंग रेसिस्टेंस कम होगा और स्पीड ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। ओके तो मेनली अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 105, बट अगर 105 तक का भी बजट नहीं है, क्योंकि अगर ये जो मैंने सेटअप बताया आपको अराउंड 1.5 to 1.7 लैक्स का ओके ये सेटअप है। ओके बट अगर आप उतना नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं तो अभी शिमानो का नया ग्रुप सेट लॉन्च हुए हैं जिसको बोलते हैं क्यूज़। अच्छा क्यूज़ ने बेसिकली पहले के जो असेरा, अलीवियो, हाँ टोर्नी, हाँ ये सबको बंद करके क्यूज सीरीज स्टार्ट किया है, ओह वही सब में चल रहा है। तो वो 8 स्पीड से लेके 11 स्पीड तक उन्होंने निकाला है। ओके तो क्यूज के साथ जो बाइक्स आ रही है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के साथ में, वो अराउंड 1,40,000 की रेंज में आ जाती है, ओके विथ सेम एलॉय फ्रेम, कार्बन फॉर्क, कार्बन सीट पोस्ट एंड क्यूज का 2x11 का ग्रुप सेट विद हाइड्रोलिक ब्रेक सेट। ओके तो वो एक अपग्रेड अच्छा है, स्टार्टिंग अगर करना है अपग्रेड का। ओ अब इसमें फिर आपने अपग्रेड किया आज, उसके बाद में आपने कुछ आयरन मैन का प्लान किया, तो फिर आप उसको और अपग्रेड करना चाहते हैं तो लोग व्हील्स अपग्रेड करते हैं, Right. सबसे पहला पार्ट होता है। बाकी सारी बाद में, पहले व्हील्स पे आते हैं। व्हील्स में अभी आपने बताया 30 mm, 40 mm, 50, 60, 70, 80 अलग अलग डीप सेक्शन में व्हील्स हैं। Right. तो राइडिंग के हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं सर, अगर आप क्लाइंब करते हो, रेसेस खेलते हो, तो 40 to 50 के बीच का जो डीप सेक्शन है वो सबसे बेस्ट रहता है, ओके क्योंकि उसमें जब साइड विंड आता है, क्रॉस विंड आता है, तो आपका साइकिल लेटरल फ्लैक्स या फिर वो झोंका नहीं लेती है, ओके स्ट्रेट जाती है। अगर आप आयरन मैन कर रहे हो तो हम 50 प्लस का सजेशन देते हैं कि आप 60, 65 या फिर 50, 58 वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहे हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं, जिसमें ट्रैक राइडिंग होती है या फिर ओपन रेसेस होते हैं, उसमें अगर टीटी बाइक का ये है सिलेक्शन, उसमें पीछे का डिस्क रहता है कंप्लीट Right. वन पीस, Yes. और आगे 3 स्पोक वाला व्हील रहता है। ओके तो आपका जैसा राइडिंग आप करने वाले हो उसके हिसाब से व्हील्स का डेप्थ सेक्शन डिफरेंट होता जाता है। और सर्विस की अगर बात करें कि एलॉय व्हील का सर्विस और कार्बन व्हील का सर्विस, तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा हब का असेंबली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, अच्छा टेक्नोलॉजीज अलग अलग है, बट अगर सर्विस इसमें देखें तो सिमिलर ही है थोड़ा ओके सा। हाँ, अगर अलाइनमेंट खराब हुआ है कार्बन व्हील का, हाँ एलॉय व्हील का तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा तो आप घर पे भी कर सकते हो, ओके थोड़ा। बट कार्बन व्हील में क्या होता है, डीप सेक्शन व्हील है ना, हाँ उसका जो ब्रास निपल होता है हाँ वो अंदर की साइड से होता है। अच्छा तो आपको अगर 50 mm का कार्बन व्हील को अलाइनमेंट निकालना है तो आपको टायर ट्यूब निकालना पड़ेगा, आपको रिम टेप निकालना पड़ेगा, और आपको उसके लिए स्पेसिफिक स्पोक रिंच लगेगा ओके जो अंदर जाके उसको टाइट करेगा। ओके तो वो हम लोग नॉर्मली मतलब- वर्कशॉप पे करना ही बेटर हाँ है। मतलब लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं कि आउट है टायर, उसको हाँ, सही करना है, राइट, उसको आप बोल रहे हैं राइट। एलॉय वाले जो होते हैं उसके सामने ही दिखते हैं आपको। हाँ। तो स्पोक रिंच आता है, टेक्निक सिंपल है सर, ये दोनों हाथ आपके स्पोक्स हैं हाँ और ये रिम है। हाँ अगर मैं इसको खींचूंगा हाँ तो मैं इधर जाऊंगा, इसको खींचूंगा तो इधर जाऊंगा। खींचना मतलब टाइट करना। हाँ तो आपका रिम जिधर जा रहा है उसके अपोजिट साइड के स्पोक को आप टाइट करो तो वो थोड़ा सा इधर अच्छा। आएगा। बट वो प्रैक्टिस बहुत राइट बेटर करता है राइट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में। तो अगर ऐसे व्हील है तो ऐसे भी हो जाएगा, बराबर। बट अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो स्ट्रेट भी हो सकता है। एक्चुअली जब भी आउट जब भी व्हील वो बहुत ना ट्रिकी है, क्योंकि काफ़ी जब अभी मेरे बाइक में भी जो टायर का डिज़ाइन है उसका बेसिकली जब भी वो घूमता है तभी वो लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन राइट। एक्चुअली वो आउट नहीं है। तो वो कैसे चेक करना है कि टायर आउट है कि नहीं है? तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो टायर आउट है या रिम आउट है। अच्छा बहुत बार क्या होता है ना, टायर का जो किनारी होती है वो प्रॉपरली सेट नहीं होती है रिम पे, अच्छा तो आप ऊपर से व्हील घुमा के देखेंगे तो टायर ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ बट अगर आप रिम को देखेंगे तो रिम स्ट्रेट दिख रहा है। हाँ तो पहले तो वो देखना ज़रूरी है कि टायर आउट है या रिम आउट है। अच्छा तो अगर उसको देखना भी है तो आप फिंगर से चेक कर सकते हो। ओके आपका जो ये सीट ट्यूब है, हाँ जो सीट के नीचे से ट्यूब्स आ रही है, हाँ। वहाँ पर फिंगर रखा आपने और रिम को घुमाया, हाँ तो कहीं पर अगर बैंड होगा तो वो यहाँ के टच टच होगा। होगा हाँ
बट अगर वो स्ट्रेट है और टायर आपको स्टिल बैंड दिख रहा है हाँ तो टायर को डिफ्लेट करो, हाँ। थोड़ा सा शैम्पू लगाओ साइड में और वापस हवा भरो, क्योंकि वो अच्छा कहीं एक जगह पे रुका हुआ है रिम के अंदर ही और अच्छा वही आपको बैंड दिख रहा है। अच्छा तो वो दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक, टायर का है तो नॉर्मली डिफ्लेट करके हो जाएगा वापस भर के, अगर रिम का है तो फिर आपको वो स्पोक रेंच लगेगा। ओके। अभी और एक अपग्रेड हम लोग देख रहे हैं इज द इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर्स। जी, तो उसका मेंटेनेंस कितना ट्रिकी है, या इज इट रिकमेंडेड फॉर पीपल टू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर्स कि इट्स जस्ट अ फैंसी आइटम? रेसिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है सर। ओके लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोग होते हैं जो 5 डेज 6 डेज 8 डेज की राइड भी करते हैं, पीवीपी कर रहा है कोई या फिर एलईएल कर रहा है, राइट उनके लिए नॉर्मली रिकमेंड नहीं करूँगा, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, कहीं भी कुछ अगर हो जाता है तो आपका राइड वहाँ पर फिनिश है, राइट अगर आपके पास टेक्निकल बैकअप नहीं है तो। राइट बट अगर मेंटेनेंस की बात करें, जो कंपनी बोलती है कि अगर समझिए शिमानो का ग्रुप सेट है इलेक्ट्रॉनिक, वन टाइम आप फुल चार्ज करेंगे तो 1000 किलोमीटर आपका साइकिल चलेगा ओके मिनिमम। श्रैम का भी अगर बैटरीज स्पेयर आपने फुल चार्ज किया है और 1000 to 800 किलोमीटर चलेगा। ओ बट बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि रास्ते में बंद हो जाती हैं बैटरीज। ओके तो शिमानो का बेसिकली कैसा है, केबलिंग है अंदर सीट पोस्ट में बैटरी है, उसको रिप्लेस करना थोड़ा ट्रिकी होता है। ओ श्रैम में थोड़ा इजी है, श्रैम में डायरेक्टली छोटे छोटे बैटरी हाँ बाहर ही आप है। स्पेयर 2 बैटरी कैरी कर सकते हो राइट कि आपने अगर कुछ ख़राब हुआ तो आप रिप्लेस कर सकते हो। राइट या फिर कभी कभी शिमानो में ऐसा होता है कि एक मोड होता है, एक्सीडेंटल मोड बोलते हैं, सेफ्टी मोड बोलते हैं, कि कुछ भी डिरेलर को अगर हिट होता है तो वो जगह पर रुक जाता है, वो शिफ्ट नहीं होता है। ये फॉर एग्जांपल आपने साइकिल खड़ा किया है, आपका साइकिल राइट साइड में गिरा और थोड़ा सा भी फोर्स डिरेलर को आया तो वो सेफ्टी मोड में चला गया। ओके उसको लगा कि मैं गिरा हूँ और मेरा हैंगर बैंड हो गया है, अगर मैंने शिफ्ट किया तो चेन स्पोक्स में चली जाएगी, राइट इसलिए वो शिफ्टिंग बंद कर देता है। तो राइडर्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला ले रहे हैं उनको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, ओ क्योंकि अगर ऐसा रास्ते में हुआ तो वो समझ में नहीं आएगा फिर कि करना क्या है अभी। करेक्ट तो वो सेफ्टी मोड से निकलना भी बहुत ईजी रहता है, उसी के सिस्टम के अंदर ही है वो। श्रैम में वायरलेस है पूरा सिस्टम, आप ऐप से पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। ओके शिमानो के लिए भी ऐप आ गए हैं अभी के टाइम पे, आप ऐप से पूरा कर सकते हो। रेसिंग में अच्छा है क्योंकि शिफ्टिंग क्वाइट थोड़ी फास्टर है, ओके आपने दबा के रखा तुरंत चेन ऊपर चला जाएगा, दबा के रखा तुरंत नीचे आ जाएगा। या फिर सिंक्रोनाइज शिफ्टिंग बोलते हैं, मतलब अभी आपने देखा होगा पहले 3/8 आता था, हाँ 3/7 आता था, फिर 8/2 हो गया, हाँ फिर 10/1 हो गया, राइट 1/12 हो गया। राइट मतलब आगे का वो हटाते जा रहे हैं, पीछे बढ़ाते जा रहे हैं। राइट कॉन्सेप्ट एक ही है कि जब आप रेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उतना कन्फ्यूजन नहीं चाहिए Right. आपको कि मेरा आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। तो शिमानो श्रैम में एक ये आता है सिंक्रोनाइज शिफ्टिंग, कि आप जैसे ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे वो अपने आगे का ऑटोमेटिकली वर्क ओ करेगा। नाइस हाँ, तो ये रेसिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है, करेक्ट लंबी राइड्स के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते सर। करेक्ट करेक्ट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन ही है सब कुछ, अपडेट वगैरह आप कर सकते हो। करेक्ट पार्ट अगर कुछ ख़राब हो गया तो एक्सपेंसिव है। ओके फॉर एग्जांपल डिरेलर अगर अल्टिग्रा है, मैनुअल वाला 8000 है, इलेक्ट्रॉनिक वाला 25,000 है, उतना डिफरेंस है। हाँ तो मेंटेन करना मतलब उसको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। राइट ज़्यादा शिफ्टिंग अच्छा है, क्वाइट है, फास्टर है, अपडेटेड है, सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ा सा केयर करना जरूरी है, ओ बाकी कुछ नहीं। ओके और लॉन्ग डिस्टेंस में अगर सजेस्ट कर भी रहे हैं तो स्पेयर बैटरी लेके चलो, वो कैसे चेंज करना है उसका नॉलेज राइडर को होना चाहिए। लाइक कबीर भी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, डीसी में ही करते हैं, तो उनकी टीम है पूरी। राइट हाँ, तो अगर आप सोलो कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करना है, अगर टेक्निकल टीम आपके साथ है तो ज़रूरत नहीं है कुछ प्रिपेयर करने की, बट स्टिल वही कि रेसिंग के लिए अच्छा है, राइट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उतना नहीं। ओके क्योंकि अगर 2000 का किलोमीटर का राइड करना है तो आपको, आप राइड कर रहे हो, आपका फोकस राइड पे है, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अरे बैटरी तो ख़त्म नहीं होने वाली है। बराबर। और एक चीज अभी अपन आयरन मैन या लॉन्ग डिस्ट या पीपल आर गोइंग फॉर आउटडोर, आई मीन इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल टूर्स लाइक एलईएल पीपीपी वगैरह, तो इस टाइम पे क्या स्पेयर साथ में लेके जाने चाहिए? मतलब जैसे अभी यू सेड कि एक डीरेलर, तो स्पेयर डीरेलर रहना चाहिए, या बिकॉज हमने काफ़ी लोगों, मतलब यहाँ पे भी पॉडकास्ट पे भी जो लोग आए थे तभी 1 or 2 पीपल हैड अ प्रॉब्लम कि वहाँ पे जाके बाइक असेंबली इज़ अ वेरी बिग हेडेक। मतलब
आपके यहाँ जैसे हम लोग वॉक इन करते हैं और बोलते हैं नरेंद्र जरा ये करके देना, तो वहाँ पे वैसा है नहीं. वहाँ पे यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, यू हैव टू गो. तो वो रेस के टाइम पे कोऑर्डिनेट हुआ नहीं हुआ, या लास्ट टाइम हम लोग ने गोवा एंड मैन जब भी गए थे तभी वन ऑफ द साइकिलिस्ट हैड अ प्रॉब्लम और उनका डीरेलर खराब हुआ था, बट अ फेलो कंटेस्टेंट हैड अ स्पेयर, तो उन्होंने उसका दिया एंड देन ही कुड कंप्लीट द रेस. तो ऐसे ये कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो साथ में ले जाने चाहिए इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, या इफ यू आर गोइंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू से तमिलनाडु की राइड, तो क्या लेके जाना चाहिए? इसलिए देखिए, पहला तो ये है कि आजकल जो स्मार्ट बैग्स आ रहे हैं, हाँ. आप उसका यूज़ करो. अच्छा. उसमें आपको असेंबली के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ Okay. 2 व्हील्स रहते हैं. ओके. आपको 2 व्हील निकालो, साइड में आ गए, पूरा फ्रेम माउंट हो जाता है Okay. बैग में, पैक करिए, आप चले जाइए. ओके. बट अगर आपके पास वो बेसिक वाले बैग्स हैं हाँ. जिसमें हैंडल बार खोलना है, सीट पोस्ट खोलना है, पैडल्स खोलना है, हाँ. डिरेलर्स खोलना है, हाँ. वैसे ही अगर बैग में ले जा रहे हो तो आपको डिरेलर तो नहीं बोलूँगा, बट हैंगर मस्ट है ओके. साथ में रखना, क्योंकि डिरेलर बेसिकली टूटता नहीं है, हैंगर ही टूटता है, ओके. या फिर बैंड हैंगर ही होता है. ओके. तो हैंगर हो गया, स्पेयर ट्यूब्स हो गए, ओके. अगर ट्यूबलेस टायर है तो स्पेयर सीलेंट हो गया, ओके. इलेक्ट्रॉनिक पंप हो गया आपका, पैच किट्स हो गया, एक मिनी टॉर्क रिंच हो गया, Okay. डिजिटल वाला, क्योंकि कार्बन बाइक है तो एवरीथिंग हाँ. एनएम पे ही टाइट, न्यूटन Right. मीटर पे ही टाइट होना Right. चाहिए. इसके अलावा CO2 इन्फ्लेटर हो गया, हाँ. अगर इलेक्ट्रिक पंप नहीं है तो CO2 इन्फ्लेटर ले सकते हैं. अच्छा, आजकल एक वेबसाइट चल रही है सिलिका करके, तो उसमें ना एक इंटरेस्टिंग फीड है कि यू मेंशन योर टायर साइज, यू मेंशन योर बाइक, यू मेंशन योर वेट, एंड इट विल गिव यू द करेक्ट एयर प्रेशर. ओके. बट खासकर अपने यहाँ अभी तो पीजीटी के बाद तो रोड्स अच्छे हुए, लेकिन इतने साल स्मूथ रोड है. मतलब मैं अगर देव रोड भी एग्जांपल लूँ तो देर आर पैचेस वेयर द रोड इज बैड, तो ऐसे टाइम पे प्रेशर, एयर प्रेशर चेंज होता है. तो व्हाट इज द करेक्ट, लाइक यू हैड सेड कि 10 +10 -15 करना चाहिए. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट वर्क्स फॉर एनी सरफेस, की अगेन उसमें भी डिफरेंस आता है? डिफरेंस है सर. हाँ. अगर आप ऑफ रोडिंग जैसे रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको हाँ. प्रेशर थोड़ा लो रखना पड़ता है, ओके. क्योंकि स्लिप होने के चांसेस रॉक हार्ड टायर पे ज़्यादा होते हैं. ओके. अगर आपने फुल एयर प्रेशर किया हुआ है और आप ऑफ रोडिंग गए तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. ओके. अगर आप MTB भी चला रहे हैं वहाँ पर और उसका मैक्सिमम PSI अगर मिनिमम 35 से 65 है, हाँ. तो आपको 35 to 40 रखना पड़ेगा. ओके. ज़्यादा लो प्रेशर रखेंगे ऑफ रोडिंग पर तो ग्रिप बहुत अच्छा मिलेगा आपको. ओके. और जो वेबसाइट जो बताया ना आपने, उसमें जो भी दिखाया गया है उसके हिसाब से भी जा सकते हैं. हाँ. या फिर आपको मैनुअली चेक करने से बेटर है कि आप डिजिटली या फिर गेज वाले के थ्रू जाकर ही चेक करें. हाँ. तो उसमें क्या होगा, अपने माइंड में कुछ डाउट नहीं रहेगा राइट. कि मैंने कम भरा था या ज़्यादा भरा था. राइट. तो छोटा वाला मिनी पंप साथ में कैरी किया तो वो बेटर है. और पंप अगर कैरी कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा सेफ्टी भी है कि आप जब हवा भरते हैं तो उसका छोटा हॉज रहता है. हाँ. आपने हवा भरा 120 PSI या 100 PSI और आपने फोल्ड करके वापस रख लिया. आप उसको तुरंत फोल्ड करके मत रखो, क्योंकि वो पाइप गर्म रहता है. हाँ. आप गर्म में अगर फोल्ड करके रखेंगे तो वो डैमेज होगा. हाँ. उसको या तो थोड़ा टाइम दो या स्ट्रेट कहीं रख के बेटर रहेगा वो. और आप बोल रहे हो वैसा घर पे जो पंप रहता है वो गेज वाला हो, केज वाला बेटर रहेगा. मतलब पहले के ज़माने में ऐसा प्रेस करके देखते थे और लगता था हाँ हवा ठीक है. हाँ. तो वैसे नहीं होके गेज. हाँ, गेज रहा तो आप श्योर हो ना कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है. राइट. आइडियाज़ गलत हो सकते हैं, मतलब मैनुअली देख रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, वो गलत हो सकता है. बट गेज अगर अच्छा है तो मतलब कोई भी रास्ते पे जा रहे हो और टायर फटा और आपने अगर गेज नहीं सेट किया था तो आपको 100% की गलती मेरा ही है या फिर जिसने भरा उसका ही गलती है कि उसने चेक नहीं किया कितना हवा था. आप चेक करके निकल रहे हो तो आप श्योर हो और आपकी राइड रुकेगी नहीं. अच्छा है वो. राइट. आजकल हम लोग ना और एक फैंसी चीज़ देख रहे हैं, एक मतलब फैंसी चेन्स, लाइक गोल्ड आती है, फिर वो मल्टी कलर्ड आती है, तो पीपल आर गोइंग फॉर दैट. या सेरामिक पुलीज आ रहे हैं, तो डज इट हेल्प इन द परफॉर्मेंस या इट्स जस्ट मोर ऑफ अ फैंसी थिंग? फैंसी तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं हाँ. जो टूर डे फ्रांस या फिर PGT में भी जो खेली हैं, हाँ.
90% बाइक्स में वो फैंसी चीज़ें ही लगी हुई थी Okay. जो दिखती है फैंसी दिखने में। बट अगर सिरामिक बेरिंग्स की बात करें ना, हाँ तो जो बड़ी वाली पुली वो SPW बोलते हैं जिसको, हाँ या फिर सिरामिक के बॉटम ब्रैकेट्स आते हैं, हब के बेरिंग्स भी आते हैं। हाँ एक स्टील वाला लाइक आपका अल्टीग्रा ग्रुप सेट है, हाँ। नॉर्मल पुली सेट है, हाँ नॉर्मल बॉटम ब्रैकेट है, हाँ। और व्हील्स में आपके नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के बेरिंग्स हैं। आप 180 वॉटेज निकालते हो, एक एग्जांपल बताता हूँ। आप 180 वॉटेज पे 40 का स्पीड निकालते हो समझ लीजिए, और 90 का कैडेंस रखते हो आप अगर ये पूरा अपग्रेड करते हो तो आप उसमें 20 से 25 वॉटेज सेव कर सकते हो ऑन सेम स्पीड। अच्छा मतलब आप 180 की जगह पे शायद 160 या 155 वॉटेज पे आपको 40 या 38 का स्पीड मिलेगा। उतना डिफरेंस पड़ता है ये अपग्रेड से। बट ये अपग्रेड उतने एक्सपेंसिव भी हैं सर। राइट अगर स्टील बेरिंग की बात करें तो 2000 रुपीज़ का सिंगल बेरिंग फॉर एग्जांपल, वही उसी जगह पर अगर एकदम टॉप एंड क्लास का जो सिरामिक स्पीड का कोटेड बेरिंग आता है, सिंगल बेरिंग सेम साइज अराउंड 17,000 का सिंगल बेरिंग है। तो जनरली जो लोग एथलीट हैं, जो लोग खुद से आते हैं हमारे पास कि नहीं मुझे अपग्रेड करना है, तो हम लोग अपग्रेड कर देते हैं। बट जो लोग ऐसा सोच के आते हैं ना, जैसा आपने पूछा कि वो ज़रूरी है क्या, फैंसी है क्या, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। बट 2 लाख का अपग्रेड करने से बेटर हम राइडर को ये भी सलाह देते हैं कि भाई आप आपके ऊपर थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे ना, तो शायद उतना ही रिजल्ट निकाल सकते हो आप, Right. और ये सेव हो जाएगा। राइट हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप अपग्रेड कर सकते हो, लाइक हब आपका अगर एलॉय व्हील्स है तो आप थोड़ा कार्बन व्हील डाल दो, हाँ वो शायद कॉस्टिंग भी कम रहेगा, एक बड़ा अपग्रेड भी दिखेगा, Right. और आपके ऊपर अगर थोड़ा सा मेहनत किया तो सेम रिजल्ट आएगा। नाइस बट बहुत लोग मानते हैं सर कि हाँ सिरामिक स्पीड, थोड़ा माइंड सेट भी होता है ना लोगों का, राइट नहीं मेरे सिरामिक स्पीड लगा हुआ है तो मैं फास्ट जाऊँगा। राइट बट बहुत सारे अपने इधर के एग्जाम्पल हैं, मतलब जो सह्याद्री क्लासिक्स हो गया, या फिर जो लोग जीते थे उनकी बाइक्स में ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। राइट जो सेकंड एडिशन या थर्ड एडिशन जो हुए थे, हिमाचल से जो लोग आए थे, राइट शिवेन, नॉर्मल बाइक था उसका, कार्बन बाइक था, बट टाइमिंग बहुत अच्छा था। मतलब हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े राइडर्स थे अपग्रेडेड किए हुए थे, वो सब पीछे थे। तो व्हील पावर अंदर वाला जो है वो इम्प्रूव किया, तो शायद सिरामिक से भी बेटर है। चेन्स भी आजकल देखो, आपने गोल्डन कलर देखा, हाँ ब्लैक कलर देखा होगा, ग्रीन ब्लैक, हाँ ऑरेंज ब्लैक वगैरह वगैरह, और अभी इस रैम में एक रैम्बो कलर भी आ गया है, हाँ वो जो रैम्बो रहता है। अलग अलग फैंसी कलर है वो रेनबो कलर है हाँ, हाँ। हाँ हाँ तो जितने भी डिज़ाइन वाले चेन हैं वो सारे ज़्यादातर KMC के हैं। ओके KMC दुनिया का सबसे बड़ा OEM मैन्युफैक्चरर है चेन्स के लिए, जो श्रैम को भी चेन बना के देता है, शिमानो को भी चेन बना के देता है, और खुद के लिए भी OEM बनाता है। अब उसमें उसकी कैटेगरी जो है वो बहुत सारी है। जो सिंपल चेन है 11 स्पीड का अगर हम कंपेयर करें तो एक 11 स्पीड का चेन समझ लीजिए 200 ग्राम का है। उसके बाद उसने और एक चेन निकाला है 11 स्पीड का, जिसको उसने EL टाइप दिया। EL मतलब एक्स्ट्रा लाइट, ओके जहाँ पर उसने कुछ जो पिन्स है, जो प्लेट्स है, उसको थोड़ा कट आउट किया, थोड़ा खाली किया। उसके बाद और एक चेन निकाला जिसको SL टाइप दिया, सुपर लाइट। उसमें पिन्स को हॉलो कर दिया, प्लेट्स को हॉलो कर दिया। और उसके बाद एक और निकाला जिसमें SL को गोल्ड में प्लेटिंग कर दिया, या फिर गोल्ड ब्लैक कर दिया, या फिर गोल्ड सिल्वर कर दिया। तो बेसिक जो चेन है और हाई एंड वाला जो SL सुपर लाइट वाला चेन है, दोनों का प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल है। करेक्ट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके क्योंकि वेट का सिर्फ डिफरेंस है सर। उसके डिज़ाइन में या प्लेटिंग के डिज़ाइन में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेट का डिफरेंस है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो ड्यूरेबिलिटी दोनों चेन्स का राइडर के ऊपर ही है। राइट ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 वाला चेन डाला तो आप 10,000 किलोमीटर तक जा पाएंगे, और आपने 3,000 का डाला तो वो 3,000 पे ख़त्म होगा। वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी स्टाइल पे, कि कितना चलने वाला है चेन। तो कलर वगैरह सब फैंसी है, उसका कुछ लेना देना नहीं है फास्टिंग स्पीड से। सो और एक आज मतलब हम लोग सब ने पहले ना करके अभी वी हैव शिफ्टेड टू इंडोर ट्रेनिंग। पहले ऐसे लगता था अरे बाहर जाके मज़ा आ रहा है, लेकिन देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ इंडोर ट्रेनिंग, लाइक ऑफ कोर्स यू बेटर योर परफॉर्मेंस, मतलब Right. उससे यू आर कॉन्स्टेंटली साइकिलिंग, तुमको ब्रेक नहीं लेना पड़ता है, सो योर केडेंस, योर पावर,
it shows on your device and you actually improve your performance. Right. Secondly, टाइमिंग, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक होने से पहले या सूरज चढ़ने से पहले जाके ही आना है. सो कभी भी दैट इज़ वन कन्वीनियंस. थर्ड इज मौसम, मतलब बारिश के टाइम पे भी आप कर सकते हैं. सो देर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन हैविंग अ इंडोर ट्रेनर. तो इंडोर ट्रेनर हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर थिंग. तो इंडोर ट्रेनर के 2-3 सवाल है मुझे कि आपके यहाँ इंडोर ट्रेनर बेचा जाता है, सर्विस किया जाता है, आप कितना रेकमेंड करते हो इंडोर ट्रेनिंग, मतलब इंडोर ट्रेनर्स. सो व्हाट आर द बेस्ट अवेलेबल? अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पर रहती है ट्रेनर्स की. Okay. कोई भी ट्रेनर का कोई भी ब्रांड है तो मोस्टली मिल जाएगा आपको. ओके. रिकमेंडेशन रहता है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन के लिए, क्योंकि आप आपकी बाइक को गंदा नहीं करना चाहते तो आप घर में ही बैठ के चलाइए. और आजकल आपको पता है स्मार्ट ट्रेनर्स, इंटरेक्टिव ट्रेनर्स आ रहे हैं, तो आप को सिंहगढ़ का क्लाइंब करना है तो आप घर पे ही बैठ के Simulate कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हैं. ट्रेनिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है. आप इंडोर चलाने के बाद जब रोड पर जाते हैं तो आपको साइकिल काफ़ी हल्की फील होती है, राइट. क्योंकि इंडोर में रेजिस्टेंस कंटिन्यू है. इवन आप उतर भी रहे हैं तब भी आपको पैडलिंग करना है, करेक्ट. तो वो ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है उसके ऊपर. दूसरा, अगर मेंटेनेंस की बात करें इंडोर ट्रेनर की, तो सबसे बड़ा जो ट्रेनर का जो दुश्मन है ना, वो आपका स्वेट, पसीना सबसे ज़्यादा. मतलब इंडोर ट्रेनर में कुछ ख़राब जल्दी होता नहीं है, बट आप स्वेट अगर क्लीन नहीं करोगे वो जाता रहेगा कहीं भी, साइकिल पे या फिर ट्रेनर पे, ओके. तो वो डैमेज करता है. तो एक तो वो स्वेट कैचर बेस्ट है कि आप एवरी टाइम जब भी यूज़ कर रहे हो तो स्वेट कैचर या एक बड़ा टॉवल यूज़ करो साइकिल के ऊपर, राइट. ताकि इधर उधर न जाए. दूसरा, उसका भी क्लीनिंग, जैसे आप साइकिल का चेन क्लीन कर रहे हो, कैसेट क्लीन कर रहे हो, उसकी भी ज़रूरी है. थोड़ा भी गंदा दिखता है आपको तो आप कैसेट को क्लीन करो. सेम वो ड्राइव ट्रेन क्लीनर आपका पास जो किट है. इसके बाद जो सर्विस है उसका, वो है फ्री हब का सर्विस, जो आवाज़ आती है पैडल रोकने के बाद में. वो फ्री हब भी गंदा होता है अंदर से. उसको भी, वो भी एक 5 mm की एलन की से खुलता है और बाहर आ जाता है. क्लीन करना है, थोड़ा ग्रीस करना है और वापस लगाना है. तीसरा, आपको एवरी वीक शायद उसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी है करेक्ट डेटा के लिए. ओके. मोस्टली पीपल क्या करते हैं, एक बार सेट किया ट्रेनर, 6 महीने तक वही चल रहा है. करेक्ट. वो सही नहीं है. एवरी वीक या फिर एवरी मंथ तो एटलीस्ट आपको कैलिब्रेशन उसका टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए. ओके. तो वो आपका ट्रेनर उससे ज़्यादा अच्छा डेटा आपको करेक्ट मिलेगा. राइट. और कुछ ट्रेनर्स में जो मेंटेनेंस आते हैं वो आते हैं बेल्ट. मोस्टली ट्रेनर्स में बेल्ट है, तो बेल्ट लूज होती है, टाइट होती है, अच्छा. तो वो भी आप घर पे कर सकते हो. मतलब हर ट्रेनर का, जो भी वाहू है, इलीट है, जेट ब्लैक है, कितने भी ट्रेनर्स है, सबका बेसिक जो मेंटेनेंस है उनके वीडियोस उनकी वेबसाइट पर है. अच्छा. तो बेसिक मेंटेनेंस आप घर पे कर सकते हो. और बेसिक मेंटेनेंस किया तो बाकी को सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर सर्विस करने की ज़रूरत आती है तो हमारे यहाँ पे फुल सर्विस भी करते हैं पूरा खोल के. लाइक बेयरिंग ख़राब हो गया अंदर का, या सर्किट बोर्ड में कुछ इशू है, वो चीज़ रिपेयरेबल है सब सारी. नाइस. तो वो हो जाता है. सही है. सो इंडोर ट्रेनर ऑल्सो यू वांट टू गेट सर्विस या परचेस करना है तो नासा बाइक टेक इज द प्लेस. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू शॉप. वो अभी कभी खुल रहा है ऑपरेशनल? मैं भेजूंगा इनविटेशन आपको जल्दी ही. ठीक है. बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या 10 तक. नाइस. नियर बाई है, बट सो आइएगा. all the best for that. थैंक यू. And it's nice to know that you started from a small shop and now you have 2 branches, which is exclusively into majorly into bike servicing and maintenance. Right. So it's nice, and we wish you all the best. And please, I appeal to all the viewers watching this that anybody wants to show your bike to the bike doctor, please contact Narendra. We have already mentioned his contact details in the podcast. So please visit his shop. So thank you. थैंक यू सो मच. And बढ़िया लगा आके. काफ़ी दिन से पेंडिंग था, टिक ऑफ हो गया आज. मैं सर लास्ट, मतलब पिछले 15-20 दिन से शिफ्टिंग का ही चल रहा है ना, तो आज मैं इतना बोला हूँ बहुत टाइम बाद. अदरवाइज साइलेंट जॉब ही चल रहा था मेरा. अच्छा बात है. गुड, वेरी गुड. सही है. So thank you. थैंक यू सो मच सर.